जब लकी ने गीतिका का साथ नहीं दिया तो खुद गीतिका और उसके बाकी साथियों ने उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। उन्होंने उन्हें बहुत मारा और वो इस बात से खुश भी थे। जब वो अपनी चोटें देख रहे थे तो सबने मिलकर लकी को गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन इतने में वो लोग और ज्यादा गुंडे को लेकर गीतिका और उसके साथियों को पीटने के लिए आ गए और हर एक से 1 लाख रुपए मांगने लगे। फिर उस आदमी ने जैसे ही लकी से जाने को कहा तो इतने में लकी उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगा। वो अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को भी देख रहा था, लेकिन वो उनकी मदद तो नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि गीतिका को ये बात खुद से समझ में आए कि लोगों की इज्जत करना कितना जरूरी है। पैसे दे रहे हो या नहीं, यहाँ बता, उस आदमी ने कहा और उसका इशारा सुनते ही सारे साथियों ने चाकू निकाल दिया। तभी वहां धीरे से किसी की आवाज आई, 1 मिनट रुको, रुको 1 मिनट। जब वो सारे बच्चे अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठे थे तो वो इस आवाज को सुनकर पलट गए और देखने लगे। यह आवाज लकी की थी। लकी का सुंदर चेहरा अब देखने लायक था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इनमें से किसी से भी डर नहीं लग रहा। वो आदमी इतने सारे चाकू लिए खड़ा था और शांति से आगे बढ़ता जा रहा था। क्या है? उस आदमी ने पूछ लिया। अभी तक तो लकी कुछ नहीं बोला था, तो अब उसके मुंह से रुकने की बात सुनकर वो हैरान हो गया। तुम इन्हें छोड़ दो, मैं इनके घर वालों से बात करके तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, लकी ने कहा। जैसे ही लकी की बात को बाकी सभी लोगों ने सुना तो वो हैरान हो गए। वो पैसा ही तो नहीं देना चाहते थे और न ही इस मामले में अपने घर वालों से बात करना चाहते थे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी, गीतिका ने कहा। हाँ भाई प्लीज तुम मामला और खराब मत करो, अगर तुम घर वालों से बात करने जाओगे तो और बात बिगड़ जाएगी। इतने में एक बच्चा बोला। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में हाँ मिला दी। क्या बेवकूफ आदमी है ये। तभी एक बच्चे ने धीरे से कहा और उसकी बात सुनकर राधिका भी हैरान हो गई। उसके मुंह से लकी के लिए इस तरह की बात सुनकर राधिका को गुस्सा आ रहा था। एक तो लकी उन लोगों की मदद करना चाहता था और फिर भी उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। अरे छोड़ो ना तुम सब, क्यों उसकी बात सुन रहे हो? पैसा कैसे आना है उसके बारे में सोचो। तभी एक बच्ची ने कहा, कौन सा पैसा भाई, मैं कोई पैसा नहीं देने वाली नीच लोगों को। इतने में गीतिका का पारा फिर से गर्म हो गया। अगर उसे पैसे देने ही होते तो वो 6,000 रुपए देकर मामला खत्म कर सकती थी। लकी ने जैसे ही उसके मुंह से ये सुना तो वो उसे देखने लगा। फिर उसने राधिका से अपना फोन निकालने को कहा और किसी एक आदमी को मैसेज भिजवा दिया। उसके बाद बस वो अपने हाथ बांधकर खड़ा रहा और जो हो रहा था वो देखता रहा। इधर वो आदमी जो सभी बच्चों को धमका रहा था, जब उसने लकी को देखा तो उसे अजीब सा डर लगने लगा। उसे लग रहा था लकी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि उसे तो पैसे लेने थे, इसलिए उसने सभी बच्चों को देखा और फिर से धमकी देने लगा। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा और इन लड़कियों की तो मैं। भाई इसमें प्लीज कुछ कम कर लो ना। एक काम करो, एक आदमी से 1,000 ले लो, बाकी सबसे हो जाएंगे ना तुम्हारे अच्छे खासे पैसे, एक चश्मे वाले लड़के ने कहा। उस आदमी को गुस्सा आया और उसने उस बच्चे के गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। अगर 10 मिनट में पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुम सबकी उंगलियां कटवा दूंगा। और इतने में वो आदमी गीतिका के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे जबरदस्ती अपनी जगह से उठाने लगा। जैसे ही लकी ने देखा तो उसके दिल में एक हलचल सी हो गई। गीतिका उसका हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर कभी वो उसके बालों के साथ खेल रहा था तो कभी उसके गालों पर उंगलियां फिराकर हंस रहा था। गीतिका बीच बीच में लकी को देख रही थी। लकी भी उसे देख रहा था लेकिन शांत। इतने में फिर से राधिका ने लकी का हाथ पकड़ लिया। वो घबरा रही थी। उस आदमी के साथ में जितने भी लोग आए थे वो सभी जोर जोर से हंस रहे थे और अब उन्होंने अपने लिए भी लड़कियां देखनी शुरू कर दी। वो एक एक करके हर लड़कियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। गीतिका उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़वा नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी चीख की वजह से बाकी लोग और ज्यादा जोर से हंसने लगे। दूर हट जाओ उससे। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे उस आदमी ने उस आवाज को सुना तो वो एक पल के लिए रुक गया। वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। लकी की आवाज सुनते ही वहां पर फिर से सन्नाटा पसर गया। उसने फिर से सब लोगों को रोक दिया। सारी भीड़ लकी की तरफ देख रही थी। हर कोई ये कयास लगाने की कोशिश कर रहा था कि अब लकी क्या करने वाला है। उस आदमी को भी लकी से दिल ही दिल में डर तो लग रहा था, लेकिन जब उसके साथ इतने सारे लोग हथियारों के साथ खड़े थे तो लकी अकेला उन सबका क्या ही बिगाड़ सकता था। इसलिए वो बस उसे देखकर हंस रहा था। क्यों हटूं मैं दूर बे? हाँ, और नहीं हटेगा तो क्या कर लेगा तू? मारेगा तू मुझे? हीरो बनना है तेरे को? लड़कियों को बचाना है? बहुत शौक है हीरो बनने का? हाँ, उस आदमी ने कहा और फिर से अपने साथियों के साथ हंसने लगा। लकी ने अपनी पलकें तक ऊपर नहीं उठाई थी। वो इन लोगों को अपनी असली रूप और अपनी असली ताकत इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहता था। मैं कह रहा हूं ना, उससे दूर हट उससे। इस बार लकी ने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखा और ये कह दिया। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कहना चाहता था, एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। उसकी धमकी सुनकर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया जिसने गीतिका को पकड़ा हुआ था। देख, तू बीबी बच्चे वाला आदमी लग रहा है, हमारे बीच मत बोल वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा, याद रखना, समझा क्या? उस आदमी ने कहा। सुन, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, तुझे तेरे पैसे से मतलब है ना, तुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लड़कियों को अब तूने या तेरे किसी भी लड़के ने हाथ लगाने की हिम्मत की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लकी ने जवाब दिया। मारो साले को, साले चाकू उतार दो इसके पेट में, मुझे धमकी देता है। उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने साथियों को देखते हुए ये हुक्म दे दिया। वो अपनी गैंग को एक आदमी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता था। उसकी बात सुनते ही ढेर सारे लोग लकी को मारने के लिए एक साथ उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लकी ने भी अपने आप को छिपाया नहीं।
वो और ज्यादा तंग कर सामने खड़ा हो गया। भाई, जैसे ही गीतिका ने देखा कि सब लोग लकी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जैसे उस आदमी ने उसे छोड़ा तो वो भागते हुए लकी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भले ही टीवी पर उसने लकी को लड़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वजह से लकी का पेट छलनी होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और लकी के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, गीतिका ने उस आदमी से कहा। कैसी शर्त है? उस आदमी ने सवाल किया तो गीतिका लकी को देखने लगी। पहले तो वो उसके लिए स्टार था, लेकिन अब वो उसका नाम तक नहीं पहचान पा रही थी। मैं तुम्हारे साथ एक रात चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्तों और लकी को छोड़ना होगा, गीतिका ने कहा। अब वो आदमी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ 10 लाख रुपए थे और दूसरी तरफ एक रात के लिए गीतिका जैसी सुंदर लड़की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन गीतिका को देखकर वो रुक नहीं पा रहा था। ठीक है, उस आदमी ने कहा और अपने बाकी साथियों के साथ सारे हथियार को नीचे रखने के लिए कह दिया। गीतिका की बात सुनते ही सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वो अकेली उन सब के लिए इतना कुछ सहने को तैयार थी। इतने में लकी उसकी बात सुनकर अंदर से हिल गया। उसे बचाने के लिए वो लड़की इस हद तक जाने को राजी थी। राधिका भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लकी और राधिका दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मन ही मन गीतिका की तारीफ कर रहे थे। चलो रे, निकलो अभी तुम लोग इधर से, निकलो। उस आदमी ने पहले अपने लड़कों की तरफ देखा और फिर लकी और राधिका की तरफ देखने लगा। लकी फिर से उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वो कुछ नहीं कह रहा था। उस आदमी ने लकी की आंखों में देखा और बोला, अपने आप को हीरो समझने की जरूरत नहीं, समझा क्या? जब तू यहाँ से निकलेगा ना, मैं तब से ही तेरे पीछे किसी ना किसी को तो लगा दूंगा। वो तुझे पकड़ेगा और खत्म कर देगा। एक तीर से 2 निशाने, उसने कहा और हंसने लगा। इधर जैसे ही उसके साथी लोग वहां से जाने वाले थे, इतने में उन्होंने बाहर से किसी को आते हुए देखा। उन्हें देख वो घबराए हुए और भागते हुए अंदर आ गए। भाई वो देख क्या है, उस आदमी ने आते हुए कहा। इतने में वो आदमी बाहर की तरफ आया और उसने देखा कि वहां पर करीब 50 लोग अंदर आ गए। सबने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने काले चश्मे भी पहने हुए थे और धीरे धीरे उस अस्तबल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने अपनी ओर इतने लोगों को आता देखा तो वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। इनमें से कोई भी उन्हें अपनी गैंग का तो नहीं लग रहा था और न ही किसी को वो जानता था। फिर भी जब लोग और पास आने लगे तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे गाड़ी भी चली आ रही थी। धीरे धीरे वो बच्चे भी अपनी जगह से खड़े हुए और उस काफिले को देखने लगे। इतने में उस गाड़ी में से 2 लोग नीचे उतरे। उन्हें देखकर ही वो समझ चुके थे कि ये उनके दोस्त नहीं थे, लेकिन जब एक को उन्होंने ध्यान से देखा तो वो हैरान हो गए। वो उनकी गैंग का लीडर चंदू था। उसके बाल उड़े हुए थे और उसका चेहरा कसा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो जिस आदमी के सामने खड़ा था उसके सामने उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ गया था। वो ऊपर से नीचे तक कांपे जा रहा था और उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि जयंत था। चंदू, तुझे नहीं लगता कि तेरे लड़के बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं? बच्चों को इन्होंने अंदर पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तेरी गैंग का काम आज खत्म ही कर देना चाहिए। जयंत ने जानबूझकर वहां खड़े हुए सारे लोगों को सुनाते हुए चिंटू से ये बात कह दी। नहीं जयंत भाई, मुझसे और मेरे लड़कों से गलती हो गई। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होने दूंगा मैं, चंदू ने कहा। जयंत खड़ा होकर अपनी नाक खुजा रहा था और उसे ऐसा करते हुए देखकर चंदू का डर और ज्यादा बढ़ गया। इधर इस पीले बालों वाले आदमी की जितनी भी हेकड़ी थी 10 मिनट में गायब हो गई। बहुत चंदू से ज्यादा कांप रहा था। देखते ही देखते उसकी पैंट कब गीली हो गई उसे पता नहीं चला। जयंत भाई, इस गलती की माफी के लिए मुझे क्या करना होगा आप बताओ। हम तो बस अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपने बिजनेस को हम बंद भी नहीं होने देना चाहते हैं। चंदू मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आने का नाम नहीं ले रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर एक भी गलत शब्द उसके मुंह से निकला तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बाकी सब लड़कों की भी यही हालत थी। जयंत ने पहले चंदू को देखा और फिर दूर खड़े लकी को देखने लगा, लेकिन लकी को देखकर उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। लकी ने राधिका को जब मैसेज भेजने के लिए कहा था तो साथ में ये भी लिखवाया था कि उसके और जयंत के बीच क्या रिश्ता है। इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खुद लकी को भी नहीं पता था कि जयंत के पास में इतने सारे आदमी थे। नहीं, अब किसी चीज की माफी नहीं मिलने वाली है। जो आदमी बच्चों के साथ ऐसा करते हैं उसे किस बात की माफी मिले भैया? जयंत ने कहा। हाँ अंकल, और इसने तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतने में गीतिका ने आगे आते हुए कहा। ये सुनते ही चंदू और उसके बाकी लड़कों के कान खड़े हो गए। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था जयंत इनके साथ में, और कौन थी गीतिका? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही लकी बीच में बोला तो इतने में वो सारे लोग लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गए। इतने में गीतिका लकी को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। वो लकी को अपनी वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं आने देना चाहती थी। इतने में जयंत और उसके आदमी उनकी गैंग के लीडर चंदू को लेकर बाहर आ गए। वो लकी के कहने पर वहां आए थे, लेकिन जयंत लकी से नजर नहीं मिला रहा था। चंदू और उसके आदमी जयंत से माफी मांग रहे थे। इतने में गीतिका भी शिकायत करने के लिए आगे आ गई। हाँ अंकल, ये हमसे भी बहुत पैसे मांग रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाला था। बाकी बच्चों की भी हिम्मत जाग गई थी और वो आगे आकर अपनी बात करने लगे। लकी और राधिका दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब बता चंदू, ऐसी शिकायतें करने के बाद अब तेरे साथ क्या किया जाए? वैसे भी तेरे जैसे लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है भाई, जयंत ने कहा। चंदू की हालत ये सुनकर और ज्यादा खराब हो गई। मैं जयंत भाई, मैं चंदू ने कहा और सीधा जयंत के पैरों में आ गिरा।
उसके पीछे उसके बाकी लोग भी आ गए और जयंत के पैर में गिर पड़े। वो भी अपने लीडर की तरह जयंत से माफी मांगने वाले थे। नहीं नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, जो तूने किया है गलत है। जयंत की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और उसके साथ वाले लोग अपनी बंदूकें निकालकर तैयार हो गए। चंदू को पसीना आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था, इसलिए वो घूरते हुए उस पीले बालों वाले आदमी को देखने लगा जिसने गीतिका के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस आदमी ने फिर से जयंत की तरफ देखा और कहा, इसमें बॉस की कोई गलती नहीं है सर, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। आप चाहो तो मुझे जो सजा दे सकते हो दे दो, लेकिन बस बॉस को छोड़ दो, उसने कहा। जयंत उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, तुझे लड़कियों के साथ रहने का, उन्हें छेड़ने का बहुत शौक है ना, चल मैं आज से तेरी ये बीमारी दूर कर देता हूँ। जयंत ने कहा और अपने एक आदमी को अपने पास बुलाया। उसने उसके कान में सारी बात समझा दी। उस आदमी ने पहले तो पीले बालों वाले के हाथ बांधे और फिर से एक तलवार ले ली। अगले ही पल उसने उस आदमी के दोनों हाथ काट दिए। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। इधर बाकी बच्चे और आदमी जो वहां खड़े थे वो भी इस चीज को देखकर सिहर उठे, लेकिन उनमें से किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं। बस गीतिका को इस चीज की काफी खुशी हो रही थी। जो काम वो करना चाहती थी वो जयंत ने कर दिया था। लकी और राधिका गीतिका को देख रहे थे और उसके चेहरे से ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो कितनी खुश नजर आ रही थी। इसके बाद जयंत के लोगों ने चंदू को भी नहीं छोड़ा और उसका भी एक हाथ काट दिया। चल चंदू, आज तुझे बस इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तूने जितने भी लोगों की जमीन हड़पी है ना, उसे छोड़ देना। और मैं तेरी गैंग को भी खत्म कर रहा हूँ। आज के बाद कोई घोड़ा गैंग नहीं चलने वाली है, ठीक है? समझा कि नहीं? जयंत ने कहा। चंदू तो ये सुनते ही उसके पैरों में जा गिरा। उसे अपनी जान से ज्यादा बढ़कर और किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो खुद अंदर भागा और उसने सारे कागजात लाकर जयंत के पैरों में रख दिए। आप जहां कहोगे मैं साइन करने को राजी हूँ, लेकिन बस मुझे छोड़ दो, जान से मत मारो मुझे, चंदू ने कहा। जयंत ने सारे पेपर्स देखे और फिर उनमें से एक खाली पेपर पर चंदू के साइन ले लिए। तो बाकी सब लोगों की जमीन उससे छुड़वाना चाहता था। चंदू ने भी हंसते हुए उन पेपर्स पर साइन कर दिए। चल अब पटना से दूर चला जाए, यहाँ कभी नजर भी मत आना, समझा? वरना लकी का नाम सुना है ना? जयंत ने उससे लकी के नाम से धमकाते हुए कहा। लकी जो पीछे की तरफ खड़ा था ये सुनते ही खांस उठा। उसे लग रहा था कि जयंत कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था। लकी, चंदू ने कहा। वो लकी के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन वो जानना जरूर चाहता था। अरे तू लकी को नहीं जानता? निकल साले यहाँ से, निकल, जयंत ने कहा। चंदू ने कुछ नहीं कहा और फिर सर पर वहां से भाग गया। जाते जाते उसने अपना कटा हुआ हाथ वहां से उठा लिया। थोड़ी ही देर में चंदू और उसके आदमी वहां से पूरी तरीके से गायब हो गए। मेहरा परिवार ने घोड़ा गैंग की सारी समस्या को एक ही बार में सुलझा दिया, वरना लोग उनके आतंक से इतना परेशान थे कि डर के मारे तो कुछ बोल ही नहीं पाते। इतने में वहां लकी, राधिका और जयंत और बाकी बच्चों के अलावा जो भी लोग खड़े थे उन सभी ने जयंत के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन गीतिका को अंदर ही अंदर ये पता था कि ये सब जयंत की वजह से नहीं बल्कि लकी की वजह से हुआ था। जयंत का यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे बुलाया गया था। ये काम लकी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। गीतिका की नजरें लकी और राधिका को उस भीड़ में खोजने लगी, लेकिन वो दोनों ही उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? इतने में कुछ लड़कियों ने गीतिका के पास में आते हुए कहा। वो दोनों चले गए क्या? गीतिका ने फिर से लकी और राधिका को ढूंढते हुए कहा, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब भीड़ इस जीत का जश्न मना रही थी तो लकी और राधिका वहां से धीरे से निकल गए। वो गीतिका के जश्न के बीच में नहीं आना चाहते थे। इधर घोड़ा गैंग के खात्मे की पूरी खबर पटना में पहुंच गई। शबाना खुद इस केस से डील कर रही थी और उसने सभी लोगों को बताया था कि जयंत की मदद से वही काम कर पाई थी। इसलिए शबाना को भी पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन देकर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। लकी उसके प्रमोशन की खबर टीवी पर देख रहा था। अब उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में शांति आ गई, इसलिए उसने टीवी बंद कर दिया। वो अब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता था। वो लोगों से लड़ लड़ कर अब थक गया था और अब बस राधिका के साथ में एक शांति की जिंदगी बिताना चाहता था। क्या हुआ, टीवी क्यों बंद कर दिया? शबाना को और नहीं देखना क्या? राधिका ने लकी के पास आते हुए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और वो मेहरा परिवार के घर के एक कमरे में ही रुके हुए थे। मैं क्यों देखने लगा शबाना को, मैं तो न्यूज देख रहा था, लकी ने कहा। अच्छा, पर न्यूज तो शबाना की थी ना? जैसे ही शबाना गई तुमने न्यूज ही हटा दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने शबाना को ही देखा है, शबाना के लिए न्यूज देख रहे थे तुम। अरे कैसी बात कर रही हो, दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, मैं शबाना को देखूंगा, लकी ने राधिका के साथ में मजाक करते हुए कहा। वो खुद भी समझ गया था कि राधिका उसके साथ मजाक कर रही थी। अच्छा जी, दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जाओ उनके साथ। कभी कभी यही सवाल मैं भी अपने आप से करता हूँ, लकी ने राधिका को छेड़ते हुए कहा और फिर एक लंबी सांस ले ली। राधिका उससे इस बात पे चिढ़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अगर इतनी दिक्कत है तो रात भर बैठकर देखो दुनिया भर की लड़कियां, मैं तो चली सोने, राधिका ने कहा और लकी के पास से उठकर चली गई। उसने अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा भी लगा दिया था। अरे राधिका सुनो, राधिका, मैं मजाक कर रहा था, राधिका राधिका सुन यार, लकी ने कहा और दरवाजा बजाने लगा। लेकिन राधिका दरवाजा नहीं खोल रही थी। वो काफी देर तक बजाता रहा और उसे मनाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन राधिका तो सुन ही नहीं रही थी। लगता है आज बाहर ही सोना पड़ेगा सोफे पर, लकी ने कहा और हताश सा सोफे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इतने में राधिका ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही लकी ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो फिर से पीछे पलट कर देखने लगा। राधिका उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी।
थैंक गॉड राधिका, मुझे तो लगा कि तुम सच में नाराज। लेकिन इससे पहले लकी कुछ कह पाता, राधिका ने उसके मुंह पर एक चादर दे मारी और फिर से मुंह बनाकर दरवाजा बंद कर दिया। लकी के चेहरे पर जो खुशी आई थी वो फिर से गायब हो गई। अब जब उसके पास में कोई चारा बाकी नहीं रह गया तो उसने लाइट बंद की और चुपचाप वहीं सो गया। अगले दिन राधिका और लकी दोनों अपने अपने काम पर जाने लगे थे। लकी ने भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और ना ही राधिका ने अपनी पढ़ाई। ये सब हो जाने के बाद अगले दिन ही राधिका फिर से अपनी क्लासेस जाने लगी थी और लकी फिर से गेट पर ड्यूटी करने लगा था। एक दोपहर जब लकी अपने गार्ड दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो उसके फोन बजने की आवाज आई। लकी आमतौर पर खाना खाते हुए अपना फोन नहीं उठाता था। फोन को उसने काट दिया, लेकिन उसका फोन दोबारा बज उठा। अरे क्या बात है लकी भाई, देख लो किसका फोन है, कोई परेशान हो रहा होगा। होने दो, खाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, और वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खा रहा हूँ तो किसी और के साथ बात कैसे कर सकता हूँ, लकी ने कहा। इतने में जब तीसरी बार लकी का फोन बजा तो उसने फोन जेब से निकाल कर देख लिया। वो फोन पृथ्वीराज का था। लकी को लगा कि उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी, इसलिए उसने तुरंत फोन उठा लिया। लकी, तुमसे कोई मिलने आया है, पृथ्वीराज ने कहा। अच्छा, अब कौन है, लकी ने पूछा। पता नहीं, पर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम यहाँ बंगले पर आकर उससे मिल सकते हो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, पृथ्वीराज ने कहा। उस इंसान का जिक्र बहुत सम्मान के साथ कर रहे थे, इसलिए लकी को लगा कि उसे जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तो आप उनसे कहिए कि मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं, और उनसे यह भी कहना कि आपको परेशान ना करें, लकी ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो पृथ्वीराज की बात नहीं सुनना चाहता था या उन्हें मना कर रहा था, लेकिन आज वो बहुत दिनों के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आया था और अब वो फिर से बाहर नहीं जाना चाहता था। अब चाहे आसमान भी फट जाए तो भी लकी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो थक गया है और अब उसे बस शांति से अपनी जिंदगी गुजारनी है। लकी को शांति में ही मजा आ रहा था और अब वो अपना काम करके शाम का वक्त राधिका के साथ बिताना चाहता था। पृथ्वीराज ने लकी की बात पर हामी भरी और फोन रख दिया। लकी को भी लग रहा था कि अब कोई उससे मिलने नहीं आने वाला, लेकिन उसका अंदाजा गलत था। आधे घंटे बाद ही एक आदमी और एक औरत उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आ गए। वो भीड़ भरी कैंटीन में लकी को आगे पीछे ढूंढ रहे थे। जिस तरह से वो उसे ढूंढ रहे थे वो काफी बेचैन नजर आ रहे थे। दोनों अपने कपड़ों की वजह से कैंटीन के लोगों से काफी अलग नजर आ रहे थे। उस आदमी ने भी शर्ट पैंट और ब्लेजर पहना था। उसके साथ में जो औरत थी उसने सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी अमीर लोग थे। खुद पृथ्वीराज भी उन लोगों के साथ में लकी को ढूंढने और उससे बात करने के लिए वहां आ गए थे। इतने में लकी उन्हें नजर आ गया। लकी, एक मिनट बात हो सकती है क्या? वो दोनों तुमसे बात करने के लिए आए, कुछ बहुत अर्जेंट डिस्कशन करना चाहते हैं, पृथ्वीराज ने कहा। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उसी मुस्कान के साथ में उन दोनों को भी वो लकी से मिलवा रहे थे। जो लोग पृथ्वीराज के साथ में आए थे वो भी कोई साधारण लोग नहीं थे। जब लकी के साथ बैठे बाकी गार्ड्स ने पृथ्वीराज को वहां लकी के पास देखा तो हैरान हो गए। लकी अपने से बहुत ऊंचे लोगों को जानता था। हालांकि लकी की पहचान के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आज जब सामने से उन्होंने ये सब देखा तो हैरान हो गए। इतने में बाकी के गार्ड्स लकी के आसपास अपनी थाली लेकर उठे और दूसरी जगह चले गए। वो लकी को परेशान करना नहीं चाहते थे। कैसी जगह है ये, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी खींच साफ नजर आ रही थी। लकी भी उसकी बात सुनकर उखड़ गया। वो यहाँ काम करता था और इस जगह के बारे में वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था, कौन थे ये लोग और लकी से क्या चाहते थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी गीतिका को बचाने के बाद फिर से अपने काम पर आने लगा था। अब वो अपने जीवन में कुछ दिनों के लिए सिर्फ शांति चाहता था। वो तो ना किसी से लड़ना चाहता था और ना किसी को बचाना। वो जब अपने साथियों के साथ में बैठकर कैंटीन में खाना खा रहा था तब पृथ्वीराज का उसे फोन आया। दो लोग उससे मिलना चाहते थे तो लकी ने उन्हें अपनी कैंटीन में ही बुला लिया। वो जैसे ही आए तो कैंटीन के बारे में उल्टा सीधा बोले, जो कि लकी को बुरा लग गया। आप यहाँ पर जगह देखने आए या फिर अपने काम से आए हो? थोड़ा ठीक से बात करो। इतने में उस आदमी के साथ जो औरत आई थी उसने उसे समझाते हुए कहा, अरे अरे हाँ, असल में मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो क्या है कि आपने ऐसे गार्ड के कपड़े पहने हुए ना, और फिर आप बैठे भी बहुत सारे गार्ड्स के बीच ही थे, तो मुझे लगा आप लकी है नहीं। उस आदमी ने जानबूझकर लकी को छेड़ने के लिए कहा। इतने में उसके साथ की औरत ने लकी को मुस्कुराते हुए देखा। उसके देखने से ही समझ आ रहा था कि वो लकी से माफी मांगना चाह रही थी। लकी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। ऐसे में उस आदमी को सच में शक होने लगा कि वो गार्ड जो उसके सामने बैठा हुआ था वो लकी था भी या नहीं। मुझे लग रहा है कि हम किसी गलत आदमी के सामने खड़े हैं, चलो, उस आदमी ने कहा। उसका नाम हीरा लाल था और उसके साथ में जो औरत थी उसका नाम रेवती था। हीरा अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा। अरे क्या कर रहे हो, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बैठो ना, रेवती ने हीरा से कहा। पृथ्वीराज खुद भी लकी के पास में आकर बैठ गए। लकी ने उनके लिए चाय मंगवा ली थी और वो मुस्कुराते हुए उन दोनों की बातें सुन रहे थे। जब हीरा वहां से जाने लगा तो पृथ्वीराज ने उसे एक भी बार नहीं रोका। सुनो, मुझे भी एक प्लेट इडली सांभर दो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पृथ्वीराज ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। यह सुनकर हीरा को और गुस्सा आ गया।
वो लकी से किसी अच्छी जगह पर मिलना चाहते थे और पृथ्वीराज उन्हें यहाँ ले आए। ये बात उन्हें अपने आप में खटक रही थी और उसके बाद वो वहाँ एक गार्ड के साथ में खाना खा रहे थे। ये तो उन्हें और ज्यादा चुभ रहा था। रेवती समझदार थी और वो लकी के साथ टेबल पर बैठ गई। उसने अपने लिए भी चाय और इडली सांभर मंगवा लिया। अब हीरा को समझ में आ गया था कि लकी कितना बड़ा आदमी था। लकी ने धीरे धीरे खाना खत्म किया और बाकी सबका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में जब सबका खाना हो गया तो चारों वहां से खड़े हुए और हीरा की गाड़ी में बैठ गए। कुछ ढंग का खा ले, समझा? हीरा ने जाते हुए लकी को ताना कसा। कैसी बात कर रहे हो? क्यों उन्हें इतना गुस्सा दिला रहे हो? इतने में रेवती ने फिर से हीरा को शांत रहने के लिए कहा। क्या शांत रहना? और क्यों रहूं मैं इस आदमी के सामने शांत? सिक्योरिटी गार्ड है और मुझसे भी छोटा आदमी है, मैं इसकी क्या इज्जत करूं? हीरा ने कहा। वो लकी को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। रेवती उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था। वो खुद भी एक बॉक्सर था और बड़े बड़े बॉक्सर्स को चुटकियों में हरा दिया करता था। ऐसे में वो लकी से दबने वाला तो नहीं था। मैं और एक बार सुपरवाइजर से बात करती हूँ, हो सकता है कि उससे कुछ गलती हो गई हो, रेवती ने कहा। उसके ऊपर के लोगों ने उसे लकी से बात करने के लिए कहा था लेकिन उनकी बातचीत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। जब रेवती ने पता कर ही लिया कि वो लकी था तो लकी और पृथ्वीराज यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगे। इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ, पृथ्वीराज ने कहा। अरे नाना, सवाल ही नहीं उठता, लकी ने कहा। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हम बात करने के लिए आए थे और तुम चले जा रहे हो, हीरा ने लकी के पीछे आते हुए कहा। उसे लकी के इस व्यवहार से गुस्सा आ रहा था। इतने में रेवती फिर से भागती हुई आई और उसने बात संभालने की कोशिश की। लकी जी, आप इनकी बात का गुस्सा मत कीजिएगा, मत सुनिए इनकी बात, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे क्या माफी मांग रही हो उन लोगों से? इनको तो मैं अभी एक पंच में नीचे गिरा दूंगा, हीरा ने जोश में आते हुए कहा। वो भूल गया था कि वो किससे बात कर रहा था। हीरा, रेवती ने उसे डांटते हुए कहा। क्या हीरा, सर आराम से मुझे भी इस काम के लिए रख सकते थे ना? हाँ, फिर भी उन्हें इस जैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने की क्या जरूरत आ गई? हीरा ने कहा। लकी अभी तक तो उसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था लेकिन यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, निकल जा यहाँ से। लकी की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे शेर को राया हो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पेड़ों पर जो पंछी बैठे थे वो भी उड़ गए। लकी की आवाज सुनकर वहां जो स्टूडेंट्स खड़े थे वो भी घबरा कर वहां से भाग गए। खुद हीरा की हालत उसकी आवाज सुनकर देखने लायक थी। एक पंच में लकी को नीचे गिरा देने वाला हीरा अब उसी के सामने थर थर कांप रहा था। सॉरी लकी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सच में सॉरी, रेवती ने फिर से बीच में आते हुए कहा। इधर हीरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। मुझे भी माफ कर दो लकी भाई, गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता था कि आप। हीरा ने तुरंत अपने गुरूर को एक कोने में रखा और कहा। वो बार बार माफी मांग रहा था। लकी भी उसकी बात सुनकर अब शांत हो गया और वहां से जाने लगा। लकी भाई, अब मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, अगली बार ध्यान रखूंगा मैं, उसने कहा और लकी के पीछे पीछे जाने लगा। लकी अपने आसपास बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ रहा था। जैसे उसे कुर्सी मिली तो वो जाकर उसके ऊपर बैठ गया। लकी आसमान की तरफ देख रहा था और हीरा चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। रेवती भी लकी के बगल में खड़ी थी। जो आसपास से बच्चे गुजर रहे थे वो हंसे जा रहे थे। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए लोग लकी जैसे गार्ड के सामने सिर झुका कर खड़े थे। लकी जी, हम आपसे कुछ बात। मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप लोग अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं, लकी ने कहा। उन दोनों का चेहरा भी वो देखना नहीं चाहता था। रेवती ने इस चीज की वजह से हीरा को घूरते हुए देखा। सब उसकी वजह से हो रहा था। हीरा खुद आगे आया और बोला, लकी जी माफ कर दीजिए ना, अगर हमने आपसे बात नहीं की तो बॉस शाम को हमारे 12 बजा देंगे, हीरा ने कहा। लकी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, वो बस रेवती के सामने ही देख रहा था। रेवती को ऐसा लग रहा था कि लकी अब बात करना चाहता था तो उसने कहा, लकी जी, हम एक आदमी की जान बचाने के लिए आपसे यहाँ बात करने आए। शुक्रिया, दरवाजा उस तरफ है, आप लोग जा सकते हैं। लकी ने भी बड़े प्यार से उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। वो अभी इन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता था, वो बस यूनिवर्सिटी के बच्चे को आते जाते देख रहा था। पृथ्वीराज उसकी इस तरह की बात सुनकर थोड़े से बेचैन हो गए, लेकिन अब जब लकी ही उनकी बात नहीं सुनना चाहता था तो उसमें वो भी खुद नहीं कुछ कर सकते थे। वो भी लकी की तरह सामने की तरफ आते जाते बच्चे को देखने लगे। लकी सर, बस एक मौका दे दो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, रेवती ने कहा। धूप में इस तरह से खड़े खड़े उसके सिर दुखने लगे थे। अगर वो अपने बॉस का दिया हुआ काम पूरा नहीं करती तो उसे ऑफिस में जवाब देना भारी पड़ सकता था। देखिए, मुझे किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बनने का कोई शौक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, आप ये मत सोच लेना कि ये मेरी मजबूरी है, लकी ने फिर से ना करते हुए कहा। अरे नहीं लकी सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम किसी बड़े आदमी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक स्टूडेंट के लिए आपके पास आए हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स को तो मैं अभी भी प्रोटेक्ट कर ही रहा हूँ, आपके स्टूडेंट में ऐसा क्या है, लकी ने मजाकिया लहजे में कहा। लकी सर प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए ना, इससे पहले उसे बचाने के लिए हम लोग 11 लोगों को बुला चुके हैं, लेकिन उन सब की उसे बचाने के चक्कर में मौत हो गई। उस स्टूडेंट पर कभी भी हमला हो सकता है।
रेवती ने उसके बारे में लकी को और ज्यादा बताते हुए कहा। इससे पहले कि लकी से बात करना और मुश्किल हो जाए, वो उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। जब रेवती ने अपनी बात खत्म की तो पृथ्वीराज ने बीच में आते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में इतने सारे लोगों की जान चली गई हो? ऐसा हुआ है तभी तो हम आपके पास आए हैं। वो सब बहुत अच्छे लड़ाके थे, लेकिन सामने वाले लोग कुछ कम खतरनाक नहीं है, और इस स्टूडेंट को बचाने के लिए हमने कितने लोगों की जान दे दी। बहुत जरूरी है उसे बचाना। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्हें बाहर किसी बड़ी पार्टी ने किडनैप किया हुआ है, और अब वो उस बच्ची को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं ताकि उसके पिता के मुंह से वो फॉर्मूला निकलवा सकें जिससे दुनिया में तबाही आ सकती है। हम अभी उस रिसर्च और उस बच्ची को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये इंडिया के सबसे बड़े वॉरियर की मदद के बिना नहीं हो सकता। हम अब और कोई गलती नहीं कर सकते हैं लकी जी। रेवती ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि इस बार लकी उसकी बात को थोड़ा ध्यान से सुन रहा था। उसके पिता ने विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्लीज हमें उन दोनों को बचाने में आपकी मदद की जरूरत है लकी जी। मैं जानती हूँ कि आप किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये मसला कुछ अलग मसला है। रेवती ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते हुए कहा, इसके बदले आप जो चाहें हमसे ले सकते हैं। रेवती ने आगे जोड़ते हुए कहा और अपने बैग से एक छोटी सी डिब्बी निकाल ली। उसमें एक छोटा सा कैप्सूल था। उसने उसे लकी को दिखाते हुए कहा, ये स्टूडेंट के पिता ने बनाया है। इसमें बहुत पावर है, जो इसे खाएगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये उन्होंने खास आपके लिए भिजवाया है। अच्छा, ऐसी बात है। लकी की रुचि अब इस चीज में जाग गई थी। लकी देख पा रहा था कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी ने अपना सबसे बड़ा खजाना लकी के सामने खोल कर रख दिया था। लकी उसे देख पा रहा था। वो सच में एक नायाब चीज थी। जब रेवती ने लकी के चेहरे के भाव में बदलाव आते देखा तो काफी खुश हो गई। अगर आप इस काम के लिए हाँ करते हैं तो हम आपको ये दे सकते हैं। आपको सिर्फ 3 महीने तक उस स्टूडेंट के साथ रहना होगा। 3 महीने बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आपका काम भी खत्म हो जाएगा, रेवती ने कहा। और लकी को सीधी वो डिब्बी थमा दी। उसके हिसाब से उसके और लकी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। उन्हें ना सिर्फ लकी के ऊपर पूरा भरोसा था, बल्कि वो उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। वो लोग उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, वो बस उसकी मदद लेना चाहते थे। रेवती हीरा को भी अपने साथ इसलिए लेकर आई थी ताकि लकी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन उसे तो बिना लड़े ही लकी के बारे में सब कुछ पता चल गया। खैर, रेवती को भी उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसका काम हो गया। वो अब काफी खुश नजर आ रही थी और उसके साथ में हीरा भी काफी खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर लकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो जिस नौकरी में भी लगा था, उसे लग रहा था कि उसके बीच वो ये काम नहीं कर सकता था। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर पाऊंगा, लकी ने कहा और वो कैप्सूल वापस कर दिया। उसका इंटरेस्ट 1 सेकंड में ही गायब हो गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी ड्यूटी वाली जगह पर जाने के लिए रवाना हो गया। रेवती उसके पीछे भाग रही थी। उसका बैग खुला हुआ था और अचानक से उसमें से एक फोटो नीचे गिर गई। लकी ने जब उस फोटो को देखा तो हैरान हो गया। आखिर किसका था वो फोटो? किसे बचाने की बात चल रही थी वहां पर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पृथ्वीराज उन दोनों लोगों को अपने साथ में लेकर आ चुके थे। वो लकी से बात करना चाहते थे, लेकिन उसे सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में देखकर हीरा ने उसे कमजोर समझ लिया। फिर जब लकी उसके ऊपर चिल्लाया तब उसे समझ आया कि लकी कौन था। उसके बाद रेवती ने उसे बताया कि वो एक स्टूडेंट को बचाने के लिए उसके पास में आई थी, लेकिन लकी ने मना कर दिया। वो जिस तरह का काम अभी कर रहा था उसमें वो रेवती का काम नहीं कर सकता था। तभी रेवती के बैग से एक फोटो गिरी। जैसे ही लकी ने उस फोटो को देखा तो देखता ही रह गया। उस फोटो में एक लड़की थी जिसका चेहरा छोटा सा था और वो किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। तुम इसी लड़की की बात कर रही थी क्या? लकी ने उसका फोटो देखा और रेवती से पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? इसी का नाम गीतिका है। रेवती ने तुरंत मौके को भुनाने की कोशिश करते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि अब लकी का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया था। लकी ने उसकी तस्वीर को देखा और कहा, ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह सर, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप आते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है? रेवती ने खुश होते हुए कहा। इस वक्त तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। हम आपके लिए विजन स्कूल में सारी चीजों का बंदोबस्त करवा देंगे। वहाँ पर आपका रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। आप स्कूल को एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर की तरह ज्वाइन करेंगे और साथ ही आप इनके क्लास टीचर भी होंगे। आपको बस बच्चों की क्लास लेनी है और गीतिका का ध्यान रखना है। रेवती ने तुरंत लकी को सारा काम समझाते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि लकी अभी भी कुछ कंफ्यूज सा नजर आ रहा था। इतने में रेवती ने अपने हाथ से वो कैप्सूल की डिब्बी लकी के हाथ में रखी और वहां से निकल गई। जब वो दोनों रास्ते में आ गए थे तो रेवती ने हीरा से पूछा, तुम्हें वहां पर क्या हो गया था? अचानक से ऐसे कांपने क्यों लगे? अरे पता नहीं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा था उस वक्त। मुझे बस लग रहा था कि अगर मैंने इस आदमी से लड़ने की कोशिश की ना, मर ही जाऊंगा शायद मैं। शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा था और इसलिए मैं रुक गया, हीरा ने कहा। वो अभी भी थोड़ा बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था। वैसे विजन स्कूल यहाँ के इलाके का सबसे बढ़िया स्कूल था। वो शहर से काफी दूर एक खुले और बड़े मैदान में बना हुआ था। वहाँ का कैंपस काफी सुंदर था। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें थी और खेलने के लिए उससे भी ज्यादा जगह। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी।
वहाँ से बहुत से होनहार बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल गए। वहाँ के बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल विजन स्कूल का नाम उसकी क्लास की वजह से काफी खराब था। उनके स्कूल की जो सीनियर क्लास थी वो बहुत ही बदमाश थी। वो इतनी ज्यादा उधम मचाती कि खुद उस स्कूल का प्रिंसिपल भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में वो बस उनके स्कूल से विदा होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ के बच्चे आए दिन टीचर्स को और गार्ड्स को पीट दिया करते। कभी कभी वो अपने से नीचे वाली क्लास के बच्चे की भी पिटाई करते थे। वो लोग चलती क्लास में सिगरेट और शराब पिया करते और टीचर्स को अपने पैरों की जूती समझते थे। ऐसा नहीं था कि प्रिंसिपल उस क्लास को सुधारना नहीं चाहता था। उसने कई बार स्कूल के बड़े अधिकारियों को वहाँ बुलाया, लेकिन किसी के आने से वहाँ कोई असर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में प्रिंसिपल को यही लगा कि जब तक ये लोग यहाँ से विदा नहीं लेने वाले थे तब तक उनके स्कूल का कुछ नहीं हो सकता था। अब उनके वहाँ से जाने में सिर्फ 3 महीने बचे थे और सब इन 3 महीनों के काटने का इंतजार कर रहे थे। उन क्लास में सभी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते। कुछ के पिता सरकारी अफसर थे तो कुछ के बड़े कारोबारी। ऐसे में किसी के भी बच्चे के साथ में कुछ भी ऊंचा नीचा होता तो उसके पेरेंट्स स्कूल की खाट खड़ी करते थे। प्रिंसिपल इसी चीज से परेशान होकर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे आए दिन किसी न किसी बच्चे की ऐसी शिकायत आती रहती थी जिस पर वो सिर्फ अपना सिर पकड़कर ही बैठ सकता था। सर, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो तो मुझे सही नहीं लग रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कभी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एक आदमी वहाँ प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ था। उसने सूट पहना हुआ था और साथ ही लेदर के जूते भी। उसके बाल जेल से चिपके हुए थे और वो आदमी कोई बड़ा आदमी लग रहा था। राहुल जी, आप शांत हो जाइए। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे ऊपर से करने को कहा गया है। प्रिंसिपल तब एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसने अपना चश्मा ऊपर किया और उस डॉक्यूमेंट को नीचे रखकर हाथ बांध कर बैठ गया। प्रिंसिपल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही शांति से अपना काम कर रहे थे, लेकिन इधर राहुल को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। लकी के आ जाने की वजह से उसे सबसे सीनियर क्लास के क्लास टीचर के पद से निकाल दिया गया था, जबकि वो ही इतने दिनों से इस क्लास को संभाल रहा था। आज रातों रात उसे उसकी क्लास वापस ले ली गई। यहाँ तक आने में राहुल को कितना पसीना आया था ये वही जानता था। वो बड़ी मुश्किल से पटना में बस पाया था और उससे भी ज्यादा मुश्किल से उसे यहाँ पढ़ाने की नौकरी मिल पाई थी। राहुल ने कितने लोगों के तलवे चाटे थे और कितनों को आगे ना करना पड़ा, तब जाकर आज वो यहाँ तक पहुंचा था। उसे अपने करियर की अच्छी शुरुआत मिल गई थी और सीनियर क्लास का क्लास टीचर हो जाने के बाद तो उसे लग रहा था कि उसकी ग्रोथ और ज्यादा तेज होने वाली थी, लेकिन दुनिया बहुत छोटी थी। अब जब प्रिंसिपल ने उसे बताया कि उसकी जगह पर लकी आने वाला था तो ये सुनकर राहुल ऊपर से नीचे तक जल भुन गया। सर, ये जो आ रहा है आप इसको नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस आदमी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरे साथ ही मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीच में यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग गया। वहाँ भी इस लकी का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था सर, और फिर इसके पास तो पढ़ाने के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है वो भी नहीं है। ऐसे में हम इसे सीधा सीनियर क्लास का क्लास टीचर कैसे बना सकते हैं सर? राहुल ने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा। उसके हिसाब से लकी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। लकी की वजह से राहुल को प्रोफेसर कमलनाथ का पैसा चुराने के लिए जेल जाना पड़ा था। लकी की वजह से डिम्पल उससे दूर हो गई थी और लकी की वजह से उसकी पढ़ाई भी बाद में छूट गई। ऐसे में वो लकी को यहाँ कैसे आने दे सकता था? कल उसने उससे उसकी डिम्पल छीन ली थी और आज वो उससे उसकी कुर्सी छीनने की कोशिश कर रहा था। राहुल ऐसा सपने में भी नहीं होने दे सकता था। राहुल जी, आपको किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आप खुद भी अभी तो अपनी पढ़ाई खत्म करके आए हैं ना। ऐसे में आपको भी तो हम स्कूल में पढ़ाने का मौका दे रहे हैं ना। अब जैसे आपको मौका मिला है वैसे ही इन जनाब को भी मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बदल देंगे, प्रिंसिपल ने कहा। उन्हें राहुल का ये व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। वो उसे ये भी नहीं समझा सकते थे कि लकी को वो खुद नहीं ला रहे थे, बल्कि लकी को स्कूल में भेजने का ऑर्डर ऊपर से आया था। ना प्रिंसिपल इसमें कुछ कर सकता था और ना ही कोई और। लेकिन राहुल तो नाराज हो गया था। लकी के आने की वजह से उसके सारे प्लान चौपट हो गए। राहुल कब से इस क्लास का क्लास टीचर बन इसे सुधारने के सपने देख रहा था। उसे पता था कि अगर उसने ये कर दिखाया तो फिर उससे उसकी नौकरी तो कोई नहीं छीन सकता था और हो सकता था कि वो खुद ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाए। उसके पास में उन्हें सुधारने का पूरा प्लान भी था, लेकिन अब उसे अपने प्लान पर काम करने का सही मौका नहीं मिलने वाला था। राहुल ने यह भी सोचा था कि एक बार अगर वो उस क्लास का क्लास टीचर बन जाएगा तो उस क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे उनके पिताओं के बारे में जानकारी निकालकर वो सीधा एजुकेशन बोर्ड में नौकरी लेने की कोशिश में लग जाएगा। वो काफी दूर की सोचकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा था। अगर इस दौरान ये बच्चे सुधर जाते तो मैनेजमेंट भी उसका फैन हो जाता। वैसे भी इस क्लास की वजह से बहुत से बच्चे को निकाल दिया गया था। ऐसे में ये सट्टे से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी क्लास सिर्फ 3 महीने में यहाँ से रवाना हो जाने वाली थी। 3 महीने तो वैसे ही निकल सकता था, लेकिन लकी ने उसके सारे किए किराए पर गोबर कर दिया। मुझे माफ कर दो राहुल जी, लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, प्रिंसिपल ने कहा। अब राहुल के पास भी कोई चारा नहीं था। वो चिल्लाता भी तो कितना चिल्लाता, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ अपनी मुट्ठियों को भींचकर वहां से बाहर आ गया। वो जब बाहर आया तो उसने अपने आप से कहा, लकी तो देख, पिछली बार मैंने तुझसे तेरी गर्लफ्रेंड ली थी ना, इस बार मैं तुझसे तेरी नौकरी ना ले लूं तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। तुझे बहुत शौक है ना मेरे काम में टांग अड़ाने का, अब मैं तेरा काम तमाम करवा दूंगा।
तब तक इधर लकी पटना से स्कूल अपना सामान लेकर आ गया था। उसके आने की खबर सब लोगों में पहले ही फैल गई थी। कुछ लोग उसके आने की वजह से खुश थे, तो कुछ लोगों को राहुल की ही तरह जलन भी हो रही थी। राहुल ने पहले ही सब लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। उसने लकी के बारे में जो बताया जा सकता था बता दिया था। ऐसे में वो टीचर्स लकी को देखते ही पहचान गए। आप लकी है ना, मेरा मतलब लक्ष्मण, एक टीचर ने पूछा। जी जी, और आप? लकी ने अपना सामान नीचे रखते हुए कहा। जी, मेरा नाम प्रभा है, मैं यहाँ टीचर हूँ, पिछले 20 सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं देश भर में बहुत से स्कूलों में पढ़ा कर आई हूँ, लेकिन यहाँ जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिला। वैसे भी यहाँ के बच्चे अच्छी क्लास से आते हैं, तो इन्हें पढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यही सब बातें हैं, प्रभा ने कहा। वो अपने बारे में इस तरह से बता रही थी जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। वैसे प्रभा जी, अगर आप इतने सालों से पढ़ा रही हैं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सभी बच्चे बराबर होते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो कोई खेल में, तो कोई कला में, लेकिन हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता जरूर है जो उसे खास बनाता है। लकी ने पूछा। प्रभा एक बार के लिए तो लकी के सवाल को समझ ही नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी ये किस बारे में बात कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ तो हूँ, ये तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? प्रभा ने लकी से अपनी नाक खुजाते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि लकी नया टीचर था, इसलिए उससे इस तरह का बचकाना सवाल कर रहा था। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि बाकी जगहों के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में फर्क है? यहाँ पर अमीर घर के बच्चे आते हैं, इससे ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि गरीब का बच्चा अच्छा नहीं होता या संस्कारी नहीं होता। और मैंने तो सुना है कि यहाँ की एक क्लास इतनी बदमाश है कि क्लास में ही शराब पीती है और अपने टीचर को मारती है। लकी ने अपनी बात पर आते हुए कहा। वो प्रभा से पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो यहाँ किसी की भी गलत बात सुनने के लिए नहीं आया था, इसलिए उसने उसे फटकार लगा दिया। जैसे ही प्रभा के आसपास खड़े लोगों ने और खुद प्रभा ने भी उसकी बात सुनी तो वो अपनी जगह पर जम गई। उसे लग रहा था कि उसका किसी भारी आदमी से पाला पड़ा था। लकी ने आते ही सबको बता दिया था कि वो कौन था, अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा जब लकी राहुल से मिलेगा और क्या होगा जब वो क्लास लेने जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेबली नियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने स्कूल में काम करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे क्लास टीचर बनाए जाने की वजह से राहुल इतना नाराज हो जाएगा। वो किसी ना किसी तरह से लकी को सबक सिखाने की धुन में लगा था। इधर लकी ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया और उसका पहला ही दिन प्रभा से सामना हो गया। उसने प्रभा से जो कहा उसे सुनकर खुद प्रभा और वहां खड़े बाकी लोग दंग हो गए। तुम सबके सामने मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? प्रभा ने पूछा। उसे अभी भी लकी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी ने कुछ नहीं कहा और सीधा गेट पर खड़े हुए गार्ड को बुला लिया। लकी ने उससे अपना सामान उठवाया और अंदर चला गया। जब गार्ड लकी का सामान रख रहा था तब इधर लकी स्टाफ रूम में आकर बैठ गया। प्रभा और बाकी टीचर्स भी उसके पीछे जाने लगे थे। लकी ने अपने लिए कुर्सी ले ली और आराम से पैर फैलाकर उस पर बैठ गया। उसे इस तरह से बैठा हुआ देखकर प्रभा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम इस तरह से बिना बात का जवाब दिए अंदर कैसे चले गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मैं कुछ कह रही हूँ। लकी ने प्रभा की बात सुनी और फिर धीरे से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी की वजह से स्टाफ रूम का माहौल गर्म हो गया। इतने में राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने टेबल पर अपना हाथ दे मारा। उसके लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। वो पहले दिन ही लकी पर हमला करना शुरू कर देने वाला था। लकी, ये किस तरह का एटीट्यूड है? एक लेडी टीचर तुमसे बात कर रही है और तुम उसकी बात सुन नहीं रहे हो। तुम प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? प्यार से उनसे बात की जाती है जो प्यार से बात करने के लायक हो। अब जब मैडम खुद ही बच्चों के नुकसान की बात करेंगी तो फिर वो टीचर कैसे हुई? और जो स्कूल में टीचर होते हुए टीचर का काम ना करे, मैं उनसे प्यार से बात नहीं कर सकता। लकी ने कहा। तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, राहुल ने कहा। उसे लगा नहीं था कि इतने से वक्त में लकी के अंदर इतना बदलाव आ जाएगा। पहले लकी उसके सामने जुबान तक नहीं खोलता था, लेकिन अब वो उसके मुंह पर जवाब दे रहा था। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की जलन हो रही है। यहाँ आने से पहले सब पता लगा कर आए हूँ, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं उस क्लास का क्लास टीचर बंद कर ही रहूंगा। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो तुम स्कूल की बिल्डिंग पर जाकर वहां से कूद जाओ। मैं इतनी आसानी से अपनी क्लास को तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, समझे? लकी ने राहुल को झाड़ लगाते हुए कहा। उसकी बातें जैसे ही राहुल के दिल में चुप गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी की ये सब बातें सुनकर उसे हार्ट अटैक आ सकता था। राहुल के चेहरे पर 12 बज गए। लकी को अब उस तरह से दबाया नहीं जा सकता था जिस तरह से वो पहले यूनिवर्सिटी में दब जाता था। उसे अब शांत रख पाना बहुत मुश्किल था। लकी उससे बदला नहीं ले रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर राहुल को पहले दिन चुप नहीं रखा गया तो वो क्या क्या कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? बैठ जाओ राहुल जी, मैं तो बस आपको उकसाने की कोशिश कर रहा था। आपको तो सच में बड़ा गुस्सा आ गया, लकी ने बड़े प्यार से कहा। ये सुनकर राहुल और ज्यादा आग बबूला हो गया। इतने सारे लोगों के सामने उसकी हालत लकी ने 2 मिनट में खराब कर दी थी। लकी जी ऐसी बात नहीं है, ये राहुल जी सीनियर क्लास के लिए बड़े परेशान रहते हैं। असल में सभी लोग उस क्लास से बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए वो इस तरह से बात कर रहे होंगे, प्रिंसिपल ने कहा। वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया और झगड़ा रोकने की कोशिश करने लगा। 1 महीना, मुझे सिर्फ 1 महीना लगेगा इन बच्चों को सुधारने में। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा, तुरंत बोल रहा हूँ, तुरंत। लेकिन मेरे काम में अगर किसी ने दखल देने की कोशिश की ना तो मैं उससे ऐसे ही बात करूंगा, लकी ने कहा।
एक महीने में? क्या मजाक कर रहे हो? जो क्लास आज तक सुधर नहीं पाई उसे एक महीने में सुधार दोगे? तुम्हें पता नहीं है, वहां जाना अपने आप में ना नर्क जाने जैसा है। वहां बैठे सभी टीचर्स ने लकी के दावे के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। अगर लकी ऐसा सोच रहा था तो वो चाहते थे कि उसे तुरंत वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रहा था वो तो नामुमकिन था। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लकी यहाँ एक महीना तो क्या, एक दिन भी नहीं रुक सकता था। यहाँ के बच्चे उसकी हालत खराब कर देने वाले थे। उनके हिसाब से लकी अगर क्लास में एक दिन भी बिता लेता तो वो मान लेते कि लकी टीचर है। तुम्हें क्या लगता है मेरा स्टूडेंट होना इतना आसान है? जब तक मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं बना देता हूँ ना, तब तक मैं खुद टीचर नहीं बनता हूँ, लकी ने हंसते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोगों को फिर से गुस्सा आ गया। लकी किस मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर एक दिन में मेरे और उस क्लास के बीच में कुछ भी गलत हुआ, कोई शिकायत नहीं आई, तो क्या तुम सब प्लेग्राउंड के 50 चक्कर लगाओगे? लकी ने मजाक में पूछा। हाँ लग गई शर्त, लगाऊंगी मैं। प्रभा ने हाँ कर दिया। उसे देखते हुए बाकी लोगों ने भी तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी पीछे से लकी को किसी की आवाज आई, लकी जी। ये आवाज सुनकर वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। खुद लकी भी पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि एक सुंदर महिला टीचर उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसके आसपास कोई नहीं था, वो बस शांति से स्टाफ रूम में आ गई थी। मेरा नाम वहीदा है, मैं सीनियर क्लास को मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी कि वो क्लास बहुत खतरनाक है, ऐसे में आप थोड़ा उनके साथ संभल कर रहना। वहीदा को देखकर लकी को लगा कि वो काफी शांत किस्म की और दयालु लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 28 साल के आसपास थी। ऐसा क्या? लकी ने पूछा। देखिए, आप इतना बड़ा चैलेंज ले रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही भूषण जी को उन बच्चों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। वहीदा ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटे बच्चे हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला होगा, इसलिए इतना शोर मचा रहे हैं, और कुछ नहीं, लकी ने कहा। मैं आपको और एक चीज के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। राहुल जी और प्रभा जी की वजह से बहुत से टीचर अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते थे। आज आपने इन्हें शांत करवा दिया, तो मुझे लगता है कि अब सब अपनी बात ठीक तरीके से रख सकते हैं। वहीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी को उसकी बात अच्छी लगी। उसके बाद प्रिंसिपल ने लकी को क्लास में भेजने के लिए सारे इंतजाम कर दिए। उसे क्लास का रजिस्टर भी मिल गया और उसने बाकी बच्चों के फॉर्म भी देख लिए थे। थोड़ी ही देर बाद लकी क्लास के लिए रवाना हो गया। इधर क्लास में बच्चे अपने ही खेलों में लगे हुए थे। उन्हें भी पता चल गया था कि उनका नया क्लास टीचर आने वाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें जो पढ़ाने आ रहा है वो लकी है। उन्हें राहुल ने पहले ही बता दिया था कि कोई लक्ष्मण नाम का आदमी उन्हें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए आ रहा था। अरे विशाल, हमें भी लकी के बारे में कुछ बताना भाई। सभी बच्चों ने विशाल नाम के एक बच्चे को घेरा हुआ था। उसकी उम्र 17-18 के आसपास थी। वो यहाँ के किसी बड़े आदमी का बेटा था और इसलिए पूरी क्लास में उसकी बहुत चलती थी। अरे लकी मत बोलो, सर लकी बोलो। सर लकी बहुत ही खतरनाक आदमी है। बिहार बॉयज ने सर लकी को मारने के लिए उनकी पूरी बिल्डिंग बम से भर दी थी। उन्हें लगा कि अब सर लकी जिंदा वापस नहीं आएंगे, लेकिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सभी बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही बम फटा तो सर लकी पृथ्वीराज नाम के एक आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे कूद गए। नीचे आने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। सर लकी बहुत खतरनाक है। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? अबे हाँ, देखा है मैंने अपनी आंखों से। सर लकी डेंजर आदमी है। जैसे ही सर कूदे, उनके पीछे आग की लपटें ही लपटें थी, लेकिन सर को कुछ नहीं हुआ, जरा भी नहीं। जैसे ही सभी बच्चों ने लकी के बारे में ये बातें सुनी तो वो उसके बारे में और ज्यादा कुछ जानने के लिए उत्सुक हो गए। विशाल भी लकी के बारे में सब कुछ ऐसे बताया जा रहा था जैसे वो खुद लकी के साथ ही रहता था। इधर जब विशाल बच्चों को ये सब बता रहा था तो गीतिका ने ये सारी बातें सुन ली। भले ही वो खुद बात करने नहीं बैठी थी, लेकिन उसे लकी बहुत पसंद था। सभी लड़कियां लकी के बारे में इस तरह से बातें सुनकर उसके ऊपर तो फिदा हो गईं। उन्हें बस लकी से मिलने का एक मौका चाहिए था, लेकिन विशाल ने उनकी उम्मीदों पर लात मार दी। जब शहर के बड़े बड़े लोग लकी से नहीं मिल सकते थे तो फिर ये बच्चे क्या चीज थे। तभी क्लास के मॉनिटर ने बीच में आते हुए एक अनाउंसमेंट किया। अरे सब लोग मेरी बात सुनो, किस किस को 2000 पॉकेट मनी चाहिए बताओ? मॉनिटर ने पूछा। उसका नाम गुरमीत था। 2000 रुपए का नाम सुनकर ही सब बच्चे खुश हो गए। भले ही वो सभी अमीर घर के बच्चे थे, लेकिन उनके पिता उन्हें इतना पैसा इतनी आसानी से नहीं दिया करते, इसलिए सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। राहुल सर ने कहा है कि अगर हम हमारे वो नए फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो लक्ष्मण है ना, उनकी बैंड बजा देते हैं तो हम सबको 2-2 हजार रुपए देंगे। गुरमीत ने खुशी से उछलते हुए कहा। सभी बच्चों ने जैसे ये बात सुनी तो खुशी के मारे उछल पड़े। ठीक है, राहुल सर से कह देना तुम कि पहले तो हम उस लक्ष्मण का बड़ी खुशी खुशी वेलकम करेंगे और उसके बाद उसकी बैंड बजा देंगे। हम आज ही उसे बाहर करवा देंगे, देख लेना, विशाल ने कहा। सभी बच्चों ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और अब वो लक्ष्मण के क्लास में आने का इंतजार करने लगे। गुरमीत वहाँ किसी पहरेदार की तरह घूम रहा था। उसकी नजर जब गीतिका पर गई तो उसने देखा कि वो आराम से बैठकर कुछ पढ़ रही थी। गीतिका, क्या पढ़ रही हो? गुरमीत ने पूछा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि गीतिका इतनी पढ़ाई क्यों कर रही थी, लेकिन गीतिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब से उसे पता चला कि उसके पापा कहीं चले गए थे और फिर जब वो लकी से मिली तो उसके बाद से उसका किताबों में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि गीतिका उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, कितने में स्कूल की घंटी बज गई। अब क्लास चेंज करने का टाइम आ गया था। सारे टीचर्स कॉरिडोर में इधर से उधर घूमते हुए सबसे सीनियर क्लास की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे थे। लकी क्लास के लिए निकल चुका था। तुम्हें क्या लगता है, लकी क्लास संभाल पाएगा? एक टीचर ने पूछा। मुझे तो नहीं लगता। इतने में उन लोगों के साथ में राहुल और प्रभा भी आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में चाय के कप थे। उन्हें लग रहा था कि लकी आज पहले दिन ही मारा जाएगा। इधर लकी क्लास में पहुंच गया। क्लास भी चुपचाप बैठी थी। सारी चीजें वहां अपनी जगह पर नजर आ रही थी। वो सभी मुंह पर उंगली रखे चुपचाप बैठे थे। उनको इस तरह से देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये यहाँ की सबसे बदमाश क्लास थी। सब बच्चों ने अपनी किताबें खोली हुई थी और उसे बैठकर पढ़ रहे थे। लकी भी क्लास के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से शोर ना आने की वजह से लकी समझ गया कि क्लास में शांति थी। अगर वो कोई आम टीचर होता तो उसे लगता कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लकी था। उसे पता था कि अगर क्लास शांत है, शांति के साथ बैठी हुई है, तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि दरवाजे के ऊपर पानी की बाल्टी रखी हो या फर्श पर तेल डाला हुआ हो सकता है कि उन्होंने वहां कंचे बिछा रखे हों। इसलिए लकी पहले से ही सतर्क हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करामात करने वाले थे बच्चे लकी के साथ में, और लकी उससे कैसे निपटने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टम्बलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने आते ही सबको अपना रंग दिखा दिया था। राहुल उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी ने उसे आते ही चुप करवा दिया। उसके बाद उसने सभी टीचर्स से शर्त भी लगा ली थी। अब सब लकी के शर्त हारने का इंतजार कर रहे थे। इधर सारे बच्चे मजे से लकी का किस्सा सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वही लकी उन्हें पढ़ाने के लिए आने वाला था। राहुल की बात सुनकर वो सभी अपने नए टीचर लक्ष्मण को परेशान करने की प्लानिंग भी कर चुके थे। इधर लकी को भी उनके ऊपर शक हो रहा था। उन्होंने लकी को फंसाने के लिए दरवाजे के ऊपर पानी की बाल्टी टांगी हुई थी। जैसे ही लक्ष्मण दरवाजा खोलता तो सारा पानी और पानी के साथ में बाल्टी भी उसके सिर पर गिर जाती। वो वहां से भाग नहीं पाता और हड़बड़ाते हुए उसके पैर नीचे बिछे हुए कंचों पर पड़ जाते। वो फिसल कर नीचे गिर जाता और फिर से उसके पैर तेल में जा लगते। वो खड़ा भी नहीं हो पाता। इतनी फजीहत होने के बाद तो उस क्लास में कोई भी नहीं टिकने वाला था। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें तैयार की हुई थी, लेकिन लकी को इन सब चीजों की भनक तो पहले से ही लग गई थी। इसलिए वो मुस्कुराकर बस क्लास के दरवाजे को देख रहा था। उसने अपना पैर उठाया और जोर से दरवाजे को लात मार दी। दरवाजा तेजी से खुला और सीधा दीवार से जा टकराया। वहां से पानी की बाल्टी नीचे तो गिरी, लेकिन उनमें से एक भी बूंद लकी के सिर पर नहीं लगी। इसके अलावा दरवाजा खुलने की वजह से जितने भी कंचे वहां बिछे थे वो सभी एक तरफ हो गए। लकी के लिए अंदर आने का रास्ता साफ हो गया था। लकी आराम से क्लास में आ गया और उसे देखते ही सब बच्चे हैरान हो गए। उधर बाकी टीचर्स भी लकी के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे। खुद प्रिंसिपल भी लकी की इस चतुराई को देखकर काफी खुश हो गया था। जैसे ही लकी क्लास में दाखिल हुआ तो वहां बहुत सारा शोर होने लगा। बच्चों ने लकी के बारे में अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। उन्हें अपने प्लान के इस तरह से फेल हो जाने की वजह से काफी निराशा हो रही थी, लेकिन वो सभी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लकी को सबक सिखाने के लिए और भी दूसरे रास्ते तैयार किए हुए थे। क्या बात है सर, हम तो मान गए आपको, आपने तो हमारा सारा प्लान ही फेल कर दिया। गुरमीत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। हमें माफ कर देना सर, हम तो बस आपके वेलकम के लिए सब कर रहे थे। हाँ सर, लेकिन हमें सच में बहुत खुशी हुई कि आपने हमारा ये टेस्ट पास कर लिया। बाकी बच्चों ने कहा। इतने में एक लड़की लकी के पास में एक केक का डब्बा लेकर आई। उसने वो लकी के हाथ में थमाया और अपने बाल सहलाते हुए वहां से निकल गई। सर, मेरा नाम गुरमीत है, मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। मैंने आपके लिए ये खास केक अब्रॉड से मंगवाया है। हमारे यहाँ जो भी नए टीचर आते हैं ना, हम उन्हें ये केक जरूर खिलाते हैं। गुरमीत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। लेकिन उस बॉक्स में केक नहीं बल्कि सिगरेट थी। लकी ने वो डब्बा अपने हाथ में थाम रखा था और वो चुपचाप उन सभी को देख रहा था। सर, हमें आप अच्छे लगे, आप आराम से क्लास में केक खा सकते हैं, चाहे तो सिगरेट भी पी सकते हैं और शराब भी। अगर बियर भी ना हो तो मुझे बताना, मैं आपके लिए वो भी ले आऊंगा। गुरमीत ने कहा और नीचे से बियर की बोतल निकाल कर अपने टेबल पर रख दी। बैठिए ना सर, आज मौसम कितना अच्छा है, चलिए थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। एक दूसरे लड़के ने कहा और उसने लकी को एक स्टूल पर बैठने के लिए इशारा किया। लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी क्लास में नहीं बल्कि बियर बार में आया हुआ था। लकी ने गुरमीत के हाथ भिजवाया हुआ तोहफा उसकी टेबल पर रखा और स्टूल पर बैठने के लिए बैठने लगा। जैसे ही वो उसके ऊपर बैठने वाला था कि इतने में एक दूसरे लड़के ने स्टूल से बंधा तार खींच दिया। स्टूल अपनी जगह से हट गया। लकी नीचे गिरने ही वाला था कि इतने में उसने अपने आप को संभाल लिया। सब उसका बैलेंस देखकर हैरान हो गए। इसके बाद लकी ने गुरमीत के कंधे पर हाथ रखा और जोर लगाकर उसे उसके स्टूल पर बैठा दिया। गुरमीत ने जब लकी के हाथ का जोर अपने कंधे पर महसूस किया तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बाकी पूरी क्लास की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। इसके बाद लकी ने वो केक का डब्बा और बॉटल का ढक्कन खोला और उसके अंदर देखने लगा। उसमें से बदबू आ रही थी। उसने वो सारी चीजें डस्टबिन में डाल दी। बच्चे ने केक में कीड़े, बियर में दस्त लगने वाली दवा और सिगरेट में गन पाउडर डाल रखा था।
लेकिन लकी ने जब उनकी फिर से पोल खोल दी तो सभी बच्चों के मुंह उतर गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि लक्ष्मण बाकी टीचर्स जैसा नहीं था, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर लकी को ये सब पता कैसे चल रहा था। उधर कोने में बैठी गीतिका ने लकी को देख लिया था। वो उसे पहचान गई थी, लेकिन अभी तक उसने आगे आकर कुछ नहीं कहा। उस दिन जब गीतिका की अस्तबल में लड़ाई हुई थी तो उसकी क्लास का कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं था। उसे अपनी क्लास के दोस्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ खेलने और घूमने जाती थी। खुद उसे भी लकी के यहाँ होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी का और पढ़ाने का एक दूसरे से क्या लेना देना हो सकता था। लेकिन देखते ही देखते बच्चों की सारी प्लानिंग्स फेल होती जा रही थी। मैं आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद आप लोगों का क्लास टीचर मैं होने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। आपको जो पढ़ना है आप अपने आप पढ़ना, लकी ने कहा और क्लास से बाहर चला गया। बाकी सब लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उन लोगों को लगा कि लकी उनकी अटेंडेंस लेगा या फिर उन्हें बोर्ड पर कुछ लिखकर बताएगा या अपने और उनके बारे में उनसे बातें करेगा। लकी उनमें से जो भी काम करता उसमें उन सब में कुछ ना कुछ करामात छुपाई हुई थी। वो लकी को बुरी तरीके से परेशान करने के मूड में थे, लेकिन यहाँ तो लकी ने उनका मूड ही खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जंग में ऐसा होता रहता है। आज वो जीता कल हम जीतेंगे, देख लेंगे इसको भी। हाँ देख लेंगे भाई, देख लेंगे। सभी बच्चों ने अपने जोश को बढ़ाने के लिए ये बात एक दूसरे से कही, लेकिन गीतिका इस सब में उसका साथ दे या ना दे उसे समझ नहीं आ रहा था। लकी क्लास में आया और सिर्फ एक लाइन बोलकर निकल गया। इस बात का उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लकी था जिससे वो उस दिन पहले मिली थी। उसे लगा कि ये दो आदमी थे, लेकिन अगर वो दोनों ही एक निकले तो। बस यही सोचकर गीतिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे लगा कि उसे क्लास वालों से कुछ बात करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जाओ सब, चुप। गीतिका की आवाज सुनकर जैसे क्लास में सन्नाटा छा गया। गुरमीत बस गीतिका की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहा था। विशाल और बाकी बच्चे भी उसे इसी नजरों से देख रहे थे। कोई भी गुरमीत के सामने कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचता था। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, तुम में से कोई भी लक्ष्मण सर के खिलाफ ना तो कुछ बोलेगा और ना ही उनके साथ किसी तरह की कोई शरारत करने की कोशिश करेगा। जिसने भी ऐसा किया समझ लो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, गुरमीत ने कहा और क्लास से बाहर निकलकर लकी के पीछे जाने लगा। वो लकी से उसकी असली पहचान जानने के लिए बेताब हुए जा रहा था। उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे के भाव बदल गए। खुद गीतिका और क्लास के बच्चे भी हैरान थे। गुरमीत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने लकी को परेशान करने के लिए जो और प्लान बनाए थे सभी कैंसिल कर दिए। इस पर क्लास में 2 ग्रुप बन गए। एक को लगा कि गुरमीत जो कर रहा था सही था, क्योंकि लकी सच में खतरनाक आदमी जान पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें लगता था कि गुरमीत गीतिका को पसंद करता था और उसे नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए ये सब कर रहा था। उधर जब क्लास में बच्चों ने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया था, तब इधर स्टाफ में प्रभा गर्व से फूली नहीं समा रही थी। ये आदमी बड़ी बड़ी इतनी हाँक रहा था, बच्चों के बीच में 5 मिनट खड़ा नहीं रह पाया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब देखना जब पूरी क्लास इस आदमी से पढ़ने को ही मना कर देगी ना, तब क्या होने वाला है। तब स्कूल छोड़कर जाने के अलावा इसके पास तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। राहुल ने भी हंसते हुए कहा। सभी लोग लकी का मजाक उड़ाने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अरे मैं बता रही हूँ ना, वो नहीं आने वाला। जो आदमी 5 मिनट में क्लास से बाहर आ गया हो वो यहाँ अपना मुंह किस तरह से दिखाएगा, प्रभा ने कहा। बाकी सबने भी उसी के सुर में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन इधर लकी ने देखा कि क्लासरूम के बाहर कुछ अजीब हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग बाहर से उसे देख रहे थे। वो उसकी हर चाल पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। लकी को उसका मकसद अच्छे से याद था। वो यहाँ सिर्फ गीतिका को बचाने आया था, बाकी चीजों पर उसका अभी कोई ध्यान नहीं था। उसे ये भी पता था कि गीतिका भी उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन अभी तक उसने उससे कोई बात नहीं की थी। लक्ष्मण सर, गीतिका पीछे से भागते हुए आ रही थी। लकी उसकी बात सुनकर रुक गया। आप लकी हो ना? हाँ बताओ क्या हुआ? मुझे लगा नहीं था कि आप हमें यहाँ पढ़ाने आओगे। मुझे लग रहा था कि कोई आपके जैसा दिखने वाला आदमी आया है, गीतिका ने सांसें संभालते हुए कहा। उसके चेहरे पर लकी की पहचान जानकर मुस्कान आ गई। जिंदगी ऐसी ही होती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लकी ने कहा। वो उसे ये अंदाजा नहीं लगने देना चाहता था कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए आया था। आपने उस दिन 2 बार मेरी जान बचाई, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं वो शाम कभी नहीं भूल सकती, गीतिका ने कहा। तुम रोज घर जाती हो और अपने घर वालों से बात करती हो, लकी ने बात को घुमाते हुए कहा। वो उसकी आंखों में अपने लिए कुछ देख पा रहा था। उसे ऐसा ही कुछ राधिका की आंखों में दिखता था, इसलिए उसने बात बदल दी। मेरे पापा डॉक्टर रजत अरोड़ा। जैसे ही गीतिका ने इतना भर कहा कि इतने में उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। शायद वो अपने पापा के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन लकी उसके मुंह से उनके बारे में सुनना चाहता था। वो दिन भर ना अपनी लैब में बिजी रहते हैं, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं पिछले 1 महीने से उनसे मिली नहीं हूँ और ना ही मैंने उनसे फोन पे बात की है, गीतिका ने कहा। लकी ये बात पहले से ही जानता था कि उसके पिता को किडनैप किया गया था, लेकिन गीतिका के रिश्तेदारों ने उससे ये बात नहीं बताई थी। लकी को उस लड़की के ऊपर तरस आने लगा। अच्छा अब तुम मुझे यहाँ सबके सामने भाई मत बुलाना, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए ध्यान से बात करना, लकी ने कहा। जी सर, लेकिन क्या मैं आपको अकेले में भैया बुला सकती हूँ, गीतिका ने पूछा। वो बस लकी के करीब आना चाहती थी। नहीं सर मतलब सर,
लकी ने बिना अपने चेहरे पर मुस्कान लाए ये बात कह दी। वो उसे ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहता था, वरना वो लड़की उसके सिर पर चढ़ सकती थी। जी टीचर लकी सर, वैसे आपके साथ में आपकी मैडम टीचर नहीं आई? गीतिका ने हंसते हुए कहा। अरे कौन सी मैडम टीचर, क्या बात कर रही हो तुम? अरे वही मैडम जो आपके साथ उस दिन थी, जिस दिन मैं आपसे मिली थी। गीतिका ने उसे याद दिलाते हुए कहा। उसे राधिका के बारे में बात करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं होती है। लकी ने उसे फटकारते हुए कहा और वहां से निकल गया। लकी उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। ये इतना खड़ूस क्यों है यार, गीतिका ने कहा और लकी को जाते हुए देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी गीतिका को बचा पाएगा? क्या वो इस बिगड़ैल क्लास को सुधार पाएगा? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जैसे ही लकी क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों ने उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के तरीके इजाद किए हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी तरीका लकी के ऊपर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 5 मिनट में लकी क्लास से बाहर आ गया। सभी बच्चे उसका ये अंदाज देखकर दंग रह गए। असल में लकी को क्लास के बाहर कुछ लोग अंदर झांकते हुए नजर आ रहे थे। लकी यहाँ गीतिका को बचाने के लिए आया था। गीतिका खुद लकी के पीछे आई और उससे बात करने लगी, लेकिन जैसे ही वो जाने को था इतने में लकी ने उसकी आखिरी बात सुन ली। मैं इतना खड़ूस क्यों? क्योंकि मैं हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगले 3 महीनों तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। अगले 3 महीने तक मेरी नजर पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर टिकी रहेगी। तुम कुछ भी गड़बड़ करोगी तो वो मेरी आंखों से छिपने वाला नहीं है। आई बात समझ में? लकी ने कहा। हालांकि उसने उसे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन थोड़ा सा हिंट जरूर दे दिया। उसकी आवाज काफी कड़क और भारी थी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों सर? गीतिका ने पूछा। लकी को लगा कि अब उसके सवाल का जवाब उसे मिल जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। क्या? सच में? मैं ऐसा नहीं मान सकती, गीतिका ने कहा। उसे पता था कि उसके पिता को उसकी जरा से भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी दवाइयों में उलझे रहते, इसलिए गीतिका को लकी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी रखवाली के लिए भेजा है, लकी ने कहा। और फिर उसे लगा कि गीतिका को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, घबराना नहीं। तुम्हारे पापा किडनैप हो चुके हैं और खुद तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हें बचाने के लिए। 3 महीने तक मैं जैसा बोलूं तुम वैसे ही करती रहना। अगर तुम मेरी बात से जरा से भी भटकी ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पिता को कभी देख पाओगी। लेकिन उन्हें हुआ क्या है? गीतिका का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखें डबडबा आई। लकी इससे पहले कि उससे इस बात का जवाब दे पाता, इतने में उसका फोन बजने लगा। हेलो, लकी ने कहा। लकी जी, आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको गीतिका को कुछ बताने से मना किया था ना, फिर आपने उसे सच क्यों बता दिया? उधर से रेवती की आवाज थी। भले ही वो लकी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन लकी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा बेचैन हो गया। तो और आप लोग क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, आप अपने एग्रीमेंट से इसे बचा लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं सर, आप तो नाराज हो गए, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी सी टेंशन थी इसलिए। उधर से आवाज आई और वो लकी से माफी मांगने लगी। लकी ने चुपचाप उसका फोन काट दिया और सीधा गीतिका के पास आया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। गीतिका उसे अपने आप को इस तरह से देखते हुए परेशान हो गई। उसे समझ अचानक से ये क्या हो गया था। लकी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? गीतिका ने कहा। उसे लकी के इस तरह से छुए जाने से डर तो लग रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। वो भले ही उम्र में छोटी थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती। उसका गठीला बदन और सुंदर गोल चेहरा किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। उसे अभी इस बात की खुशी हो रही थी कि इस बार लकी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लकी वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था जो गीतिका सोच रही थी। उसे तो उल्टा इस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो समझ गया था कि सामने वाले ने गीतिका के बदन में एक मॉनिटर लगाया हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो लकी ने उसे जो कुछ कहा था वो उसे सुन नहीं सकते थे। लकी को ये बुरा लगा कि वो उन दोनों के बीच की बातें सुनने वाले थे, इसलिए उसने जैसे ही फोन काटा वो गीतिका के शरीर में लगे उस ट्रांसमीटर को ढूंढने लगा। उधर गीतिका अपने गुलाबी गालों के साथ में लकी के सामने खड़ी थी। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। लकी इतना सुंदर था कि उसे देखते ही गीतिका की सांसें अटक गई। उसके बदन में एक अलग सी खुशबू आ गई। उसकी वजह से गीतिका को ना जाने कैसा महसूस हो रहा था, लेकिन लकी को वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अचानक से उसे उसकी कमर में कुछ हाथ लगा। लकी ने सीधा पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला और वहां से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे जमीन पर पटक दिया। लकी ने उसे अपने पैरों के नीचे मसल दिया और वो काम करना बंद कर चुका था। उसने देखा कि गीतिका ने अपनी कमर में एक पतले से हार जैसा कुछ पहन रखा था। उस हार में इन लोगों ने वो ट्रांसमीटर छिपा रखा था। गीतिका लकी के छूने की वजह से अपनी सांसों को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, मेरे पापा का किडनैप कैसे हो गया और उन्हें किसने किडनैप किया है? वो ये सब पूछते हुए सीधा लकी की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पा रही थी। लकी ने उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके खुद के पास भी इस सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था और ना ही उसे लग रहा था कि उसे गीतिका को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। गीतिका ने नीचे झुककर उस हार को देखा।
वो काफी पतला सा था और नया सा लग रहा था। गीतिका के पापा की कोई दोस्त थी, ये हार उसे उन्होंने दिया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इसे देने के पीछे का असली मकसद ये था कि वो सबके साथ हो रही उसकी बात सुन सके। क्लास में वापस जाओ अभी, लकी ने कहा। जी जाती हूँ। गीतिका ने एक लंबी सी सांस ली और वहां से चली गई। उसे अंदर से बहुत कुछ महसूस हो रहा था जिससे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। वो अपनी बेंच पर बैठी और अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर राहुल लकी के ऊपर क्लास की तरफ से होने वाले अगले हमले का इंतजार कर रहा था। वो बच्चों की लकी के खिलाफ स्ट्राइक का इंतजार कर रहा था। अपनी दूसरी क्लास खत्म करने के बाद में वहीदा भी सीनियर क्लास की तरफ चली जा रही थी। जब वो स्टाफ रूम के सामने से गुजर रही थी तब उसने देखा कि सभी लोग सीनियर क्लास की तरफ नजर गड़ाए बैठे थे। राहुल उनमें सबसे आगे था। वहीदा को राहुल जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन शराब के नशे में उसने वहीदा के साथ में कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहीदा ने उसे रोक दिया था। तब से राहुल उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे माफ नहीं करने वाली थी। वहीदा जी, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी उस क्लास में जाना चाहिए। वहाँ के बच्चे लकी के खिलाफ स्ट्राइक करने वाले हैं, राहुल ने कहा। हाँ, हमने भी सुना है, इसलिए हम इस इमरजेंसी से डील करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बाकी सभी टीचर्स ने भी वहीदा को आगाह करने के लिए कहा, लेकिन ये सुनकर वहीदा को बुरा लगा। वो समझ चुकी थी कि ये सब राहुल की ही करामात थी। वो मुस्कुराई और क्लास की तरफ जाने लगी। अरे रुक जाओ, वहाँ सच में स्ट्राइक होने वाली है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, प्रभा ने उसे टोकते हुए कहा। प्रभा की बात सुनकर वहीदा रुक गई और बच्चों के स्ट्राइक करने का बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगी। 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। राहुल अपने हाथ बांधे खड़ा था और बच्चों के आतंक मचाने का इंतजार कर रहा था। जब वहीदा को कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया तो वो सीधी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही क्लास में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने फोन चला रहे थे, कुछ लड़कियों से बात कर रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। वहीदा ने देखा कि क्लास आज भी वैसे ही नजर आ रही थी जैसे ही हर रोज होती थी, लेकिन उसने चुपचाप अपनी किताब खोली और पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उसे इस बात की शांति थी कि उन्होंने लकी के खिलाफ कुछ किया नहीं था। वहीदा को राहुल और प्रभा की प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही थी। लकी को अब नहीं निकाला जा सकता था। जैसे ही राहुल ने वहीदा के पढ़ाने की आवाज सुनी तो उधर राहुल के होश उड़ गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राहुल ना जाने किस उम्मीद में वहां खड़ा था। यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हो? इतने में राहुल को पीछे से किसी की आवाज आई। ये आवाज लकी की थी। अरे देखना, अभी ये सब बच्चे लकी के खिलाफ स्ट्राइक करने वाले हैं, ये सब उसकी वाट लगा कर रख देंगे, मजा आने वाला है। इतने में प्रभा ने हंसते हुए कहा। उसने देखा नहीं था कि लकी उसके पीछे ही खड़ा था। इतने में लकी ने उसकी खोपड़ी में एक मुक्का मारा और वहां से गायब हो गया। प्रभा के पीछे देखती रह गई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। राहुल, तुमने मुझे मारा क्यों? अरे मैंने आपको नहीं मारा मैडम, मैंने आपको नहीं मारा, राहुल ने कहा। क्या हुआ मैडम, जोर से लगी क्या? लगता है भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, लकी ने दूर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कहा। प्रभा उसे गुस्से में देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। गुस्से में देख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ उससे कह नहीं पा रहे थे। तभी क्लास की घंटी बजी और वहीदा वहां से मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। उसके बाद क्लास के बच्चे भी बाहर निकल गए। इधर सारे टीचर्स की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। वहीदा, एक मिनट। इतने में प्रभा ने उसे रोका। वहीदा रुक गई। क्या हुआ, आज क्लास में बच्चों ने कोई हंगामा नहीं किया? नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, आपको आई क्या? और आप क्या चाहती हैं? बच्चे हंगामा करते रहे, टीचर्स को परेशान करते रहे। एक टीचर्स होने के नाते मैंने आपसे ये उम्मीद तो कभी नहीं की थी, वहीदा ने कहा और वहां से मुस्कुराकर निकल गई। एक बार इस लकी का पत्ता साफ कर दूं, उसके बाद मैं इस वहीदा को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, राहुल ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। उसके बाद लंच हो गया, तब भी बच्चों की कोई शिकायत नहीं आई। लंच के बाद भी कोई शिकायत नहीं आई। सभी टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लकी के आने के असर के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोगों को तो लकी अब ठीक भी लगने लगा, लेकिन राहुल इस बात को बचा नहीं पा रहा था। वो बस छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही छुट्टी होती तो वो बच्चों को पकड़कर उनसे असली बात जान लेता। वो पहले ही उनकी क्लास के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने देखा कि गुरमीत और विशाल बाहर आ रहे थे तो उसने उन्हें बीच में ही रोक लिया। क्या बात है यार, तुमने तो कहा था कि तुम स्ट्राइक करोगे, राहुल ने गुस्से में गुरमीत से पूछा। राहुल सर, आप होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या करूंगा और नहीं। रास्ते से हटो वरना यही गाड़ दूंगा। गुरमीत के मुंह से ये सुनकर राहुल के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अपनी लुटी हुई इज्जत को संभाल पाता कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज आई। बच्चों, जल्दी से सब लोग यहाँ पर आओ, मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया दिखाने वाला हूँ, लकी ने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। राहुल ने देखा कि लकी मैदान में खड़ा था। अचानक से उसे याद आया कि वो यहाँ अपनी शर्त पूरी करवाने के लिए खड़ा था। उसे याद आया कि शर्त के मुताबिक उसे भी मैदान के 50 चक्कर लगाने थे। एक राउंड 400 मीटर का था और 50 राउंड का मतलब हुआ 20 किलोमीटर। इससे पूरा करने से पहले उसकी जान चली जाने वाली थी और लकी ये सब उन बच्चों को दिखाकर उनका मजाक भी बनवाना चाह रहा था। राहुल को लकी के ऊपर और गुस्सा आने लगा। अगर शर्त पूरी नहीं की तो हालत खराब कर दूंगा, लकी ने कहा। बच्चे भी समझ गए थे कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो शर्त लगी थी। सारे बच्चे लोग चलो, मैदान में मजा आने वाला है, गुरमीत ने चिल्लाते हुए कहा और बच्चों को अपने साथ लेकर भाग गया। अब आगे क्या होने वाला है?
क्या सच में सारे टीचर्स इतना लंबा दौड़ने वाले थे? क्या लकी सच में उनसे अपनी शर्त पूरी करवाएगा? आपको क्या लकी ने गीतिका के बदन में जो ट्रांसमीटर लगा था उसे निकाल दिया था? वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी और गीतिका की बातें सुने। उधर राहुल और बाकी टीचर्स पूरी क्लास पर नजर जमाए बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि बच्चे लकी के खिलाफ स्ट्राइक करने वाले थे, लेकिन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब लकी को अपनी सुबह लगाई हुई शर्त याद आ गई और उसने टीचर्स को दौड़ता हुआ दिखाने के लिए सभी बच्चों को मैदान में बुला लिया। वो सारे बच्चे लकी की तरफ बढ़ने लगे। अब राहुल को गुरमीत के ऊपर गुस्सा आ रहा था। खुद गुरमीत भी जानता था कि राहुल किस तरह का आदमी था और उसे क्या चाहता था, इसलिए राहुल चुप रहा, वरना सबके सामने उसकी पोल खुल जाती। इधर थोड़ी देर बाद मैदान में सारे टीचर्स जमा हो गए। उन सभी के चेहरे पर उनकी भड़ास साफ नजर आ रही थी। लकी जी, आपको नहीं लगता कि आप जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? हम सब तो वैसे भी एक साथ काम करते हैं और साथ काम करने वालों के बीच में हंसी मजाक तो होता रहता है, प्रिंसिपल ने कहा। नहीं सर, ये तो जमीर की बात है। अब जिसने जो कहा है उसे वो करके तो दिखाना पड़ेगा ना। वैसे भी सबका वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, लकी ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा। सभी टीचर्स का दिमाग उसकी ऐसी बात सुनकर और ज्यादा खराब हो गया। लकी ने उन्हें धमकाते हुए दौड़ना शुरू करने के लिए कहा। राहुल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी लकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वैसे भी इतने बच्चों के सामने वो अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहता था। वो और प्रभा एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें लगा कि भागने में ही भलाई थी, लेकिन वहां खड़े बच्चे उन्हें भागते हुए देखकर तो उनके ऊपर हंसते, इसलिए वो रुक गए। पर जब लकी ने उन्हें आंख दिखाई तो सबसे पहले राहुल ने भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे बाकी टीचर्स दौड़ रहे थे। बच्चे उन्हें इस तरह से देखकर हंस रहे थे। तो देख उसकी पैंट कैसे हिल रही है। दिन भर बैठे रहेंगे तो और क्या ही होगा। प्रभा मैडम की तो हालत खराब हो गई भाई। वो सभी बच्चे अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहे थे। लकी भी वहां खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और हंसे जा रहा था। यार कुछ भी कहो, लक्ष्मण सर आदमी कमाल के हैं, गुरमीत ने अपने साथ में खड़े हुए लोगों से कहा। हाँ हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें अपना हेड टीचर बनाकर बैठ जाएं, समझे, एक दूसरे लड़के ने कहा। वहां पर ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी अपने टीचर्स को पनिश होते हुए देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन भागने वालों की हालत तो खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से एक राउंड भाग पाए क्योंकि सांसें फूलने लगी, लेकिन लकी के डर की वजह से भागना था तो भागना ही था। वो अपने आप को रोक नहीं सकते थे। उधर जब उनके भागने की खबर पूरे कैंपस में फैली तो और भी बहुत सारे लोग उन्हें इस तरह से भागता हुआ देखने के लिए आ गए। चक्कर दर चक्कर सभी टीचर्स के मन में लकी के लिए नफरत उबलती जा रही थी। लकी एक कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी चाय के मजे ले रहा था। उसके बगल में प्रिंसिपल खड़ा हुआ। उस वक्त लकी ने गीतिका से जुड़ी बात प्रिंसिपल को बता दी। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ही क्लास के साथ बने रहे और उनके हेड टीचर बने। मुझे आपका काम अच्छा लगा, प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से कहा। साथ ही उसे गीतिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीनेज के बच्चे हैं, इसके थोड़े भटके हुए हैं। अगर सही गाइडेंस मिलेगा तो अच्छा करेंगे। वैसे भी आपको अभी से इनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी बड़े स्मार्ट लोग हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे, लकी ने कहा। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे लकी की बात तो सही लगी। लकी के वहां होने से शायद चीजें बदल सकती थी। लकी भी जानता था कि अगर लोगों को मैनेज करना था तो सबसे पहले उनके दिल को जीतने की जरूरत थी। लेकिन इन सब टीचर्स को दौड़ाकर वो काम भी पूरा कर दिया। भाई इस आदमी में तो दम है, इतने में एक बच्चे ने गुरमीत से आकर कहा। उसके शरीर की बनावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खिलाड़ी था। मुझे तो लग रहा है कि ये सब वो हमें इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, गुरमीत ने कहा। हाँ जो भी हो, लेकिन आदमी में तो दम है। बाकी इसकी पावर को तो हम कल क्लास में चेक कर ही लेंगे। चलते हैं, उस लड़के ने कहा और गुरमीत के साथ रवाना हो गया। ऐसे ही वो जाने लगा, इतने में एक टीचर भागते हुए गश खा कर गिर गया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी टीचर्स भी अपना हौसला खोते जा रहे थे और नीचे गिरते जा रहे थे, लेकिन लकी किसी को बख्शने वाला नहीं था। उसने प्रिंसिपल को सबके ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। वो किसी को भी एक भी राउंड कम भागने नहीं देने वाला था। राहुल भी भागते भागते नीचे गिर गया, उसे सांस नहीं आ रही थी। लकी ने ना सिर्फ उन्हें दौड़ाकर उनके बदन को तोड़ दिया, बल्कि उसने उन लोगों की इज्जत को भी आज मिट्टी में मिला दिया। पूरी शाम तक भागते रहने की वजह से आज बहुत से टीचर्स ने छुट्टी ले ली, लेकिन लकी स्कूल आया था और वो अपनी क्लास में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने भी गया था। लकी उन्हें उस दौरान कुछ खेल खिलाने ले जाना चाहता था, लेकिन ये सभी बच्चे इस टाइम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते। कुछ बच्चे इस दौरान बाथरूम में जाकर सिगरेट पीते तो कुछ क्लास में बैठकर पत्ते खेलता। तभी उनकी क्लास में एक लंबा सा टीचर आया। अकरम, आज तुम क्या करने वाले हो भाई? विशाल ने उससे पूछा। गुरमीत जो उसके बगल में बैठा था, उसे अकरम का कल का प्लान अचानक से याद आया। अकरम, आज खेलने नहीं जाने वाले हो क्या? गुरमीत ने पूछा। नहीं यार, आज मुझे और कुछ काम है, अकरम ने कहा। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, हालांकि वो बहुत बड़े खानदान से आता था, लेकिन फिर भी बचपन से उसकी रुचि खेल में ही थी। वो लॉन्ग रनिंग में, बास्केटबॉल में कई बार अपने स्कूल को नेशनल लेवल तक ले जा चुका था, लेकिन आज अकरम यहाँ क्लास में खड़ा होकर कुछ खोज रहा था। क्या बात है भाई, क्या ढूंढ रहे हो? विशाल ने पूछा। मैं आज उस नए टीचर को कुछ मजा चखाने वाला हूँ, बस तुम लोग मेरे साथ खड़े रहना और देखना क्या होता है, अकरम ने कहा। यह सुनते ही सभी बच्चों में जैसे फिर से जोश जाग गया। उन्हें यह सब देखने में बड़ा मजा आने वाला था कि आखिर अकरम लकी के साथ क्या करने वाला था।
इतने में लकी भी क्लास में आ गया। जैसे ही वो क्लास में आया तो सब अपनी जगह से खड़े हो गए और उसे गुड मॉर्निंग कहने लगे, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी थके हुए थे। क्या हुआ भाई, खाना वाना नहीं खाया क्या? अगर ठीक से गुड मॉर्निंग नहीं किया तो मैं तुम सबको मैदान के 10 चक्कर लगवा दूंगा। जैसे ही सब बच्चों ने ये सुना तो उन्होंने पूरी जान लगाकर लकी को गुड मॉर्निंग कहा। वो सभी बैठ गए, लेकिन अकरम अभी भी खड़ा था। उसकी और लकी की लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं था। अकरम लकी से थोड़ा सा लंबा ही नजर आ रहा था। क्या बात है? लकी ने उससे पूछा। फिजिकल एजुकेशन के टीचर तुम ही हो क्या? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? है, बहुत है। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस क्लास का ना स्पोर्ट्स चैंपियन हूँ और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। लकी ने जब उसका चैलेंज इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी इतनी आसानी से चैलेंज एक्सेप्ट कैसे कर सकता था। अबे पहले सुन, दूल्हे चैलेंज क्या है? देख भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए ना तो जिस दरवाजे से अंदर आए थे उसी दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर चले जाना। और अगर तू हार गया तो? लकी ने पूछा। मैं हार गया तो? इतना मत हंस, वरना बाद में रोना पड़ेगा। चल बता, तू हारा तो? लकी ने पूछा। अगर मैं हारा तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, अकरम ने कहा। वैसे भी उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो हार सकता है, लेकिन उसका जवाब सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। ठीक इसी वक्त राहुल और प्रभा भी वहां पर आ गए। क्या बात है सर, आप अकरम के साथ खेलने वाले हो क्या? राहुल ने पूछा। वो अंदर ही अंदर इस खबर को जानकर काफी खुश हो गया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलाया तुझे, लकी ने कहा। ये सुनते ही राहुल का पारा फिर से गर्म हो गया। लकी की नजर में राहुल सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था और लकी की ये बात उसे बहुत ज्यादा चुभने लगी। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन बता देता हूँ तो इस आदमी के सामने टिक नहीं पाएगा, राहुल ने कहा। और फिर अकरम के कारनामे लकी को गिनाने लगा। लकी को उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल को लगा कि ये सब आंकड़े सुनने के बाद लकी के पैर कांपने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चले? लकी ने अकरम से पूछा। अकरम ने भी हाँ में सिर हिलाया और सारे लोग तुरंत मैदान में पहुंच गए। सिर्फ गीतिका को छोड़कर बाकी सभी लोग अकरम के लिए चीयर कर रहे थे। वहां पर ढेर सारे टीचर्स भी आकर जमा हो गए। अकरम लकी के सामने आया और बोला, 800 मीटर क्या बोलता है? लकी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ होते ही सारे टीचर्स एक दूसरे को देखने लगे। अकरम से 800 मीटर में जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगले ही पल रेस शुरू होने वाली थी और अकरम गोली की तरह भागने लगा। वो बहुत तेजी से भाग रहा था। उसकी ताकत और उसकी प्रैक्टिस साफ नजर आ रही थी। कोई भी आदमी उसके जितना तेज नहीं दौड़ सकता था, लेकिन आज उसका भी मुकाबला लकी से हो रहा था। अगर अकरम शेर था तो लकी सवा शेर। क्या हुआ, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? हारने से डर लग रहा है क्या? अरे क्या आदमी है? लकी ने भागना शुरू नहीं किया, वो बस अकरम को देख रहा था। फिर जब उसने पीछे से टीचर्स की बकवास सुनी तो उसने भी तेजी से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। अकरम पहला राउंड पूरा करने ही वाला था कि इतने में लकी गोली की तरह उसके पास से निकलकर अपना दूसरा राउंड भी शुरू कर चुका था। अकरम को शुरू में तो लगा कि लकी हाफ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने लकी के पैरों की वजह से उड़ती हुई धूल को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। धूल में लकी की परछाई बहुत खूंखार नजर आ रही थी। अकरम देखता ही रह गया और लकी देखते ही देखते दूसरा राउंड भी पूरा कर चुका था। जब लोगों ने टाइमर देखा तो पाया लकी ने 1 मिनट के अंदर रेस को पूरा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां खड़े किसी भी इंसान को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ना सिर्फ अकरम बुद्ध बनकर खड़ा था, बल्कि बाकी लोगों का भी यही हाल हो चुका था। राहुल को खुद लकी को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे उसमें तो कुछ बात थी। क्या हुआ, हो गया या कुछ और बाकी है? लकी ने अकरम के पास आकर पूछा। हाँ हाँ है ना, अभी लॉन्ग जंप बाकी है, अकरम ने कहा। वो भी इतनी आसानी से लकी से हार नहीं मानने वाला था। रनिंग में भले ही लकी जीत गया, लेकिन लॉन्ग जंप में वो नहीं जीतने वाला था। मगर लकी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इस बार जब अकरम ने लकी को पहले जाने के लिए कहा तो लकी ने मना कर दिया। अकरम खुद गया तो सबसे लंबी कूद लगाकर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसके बाद जब लकी की बारी आई तो सब पहले से ही उसकी हार की खुशियां मनाने लगे। लकी भी उन लोगों के मजे लेना चाहता था, इसलिए उसने कूदते हुए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया और कूद गया। लेकिन जो टीचर्स ने वहां देखा वो देखकर दंग रह गए। लकी कूदकर बिछी हुई रेत से भी बाहर चला गया तो उसने अकरम के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। ये देखकर सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे वो किसी भगवान को अपने सामने देख रहे थे। लकी जब खड़ा हुआ और सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे तब लकी ने देखा कि स्कूल की बाउंड्री के बाहर कुछ लोग नजर आ रहे थे। वो स्कूल के अंदर ही देख रहे थे, लेकिन लकी की नजर पड़ते ही वो नीचे झुक गए। अब आगे क्या होने वाला था? कौन थे वो लोग? क्या लकी उन्हें पकड़ पाएगा? और क्या ये क्लास लकी की काबू में आ पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समरी नियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को अकरम ने क्लास में चैलेंज दे दिया था। वो उसे स्पोर्ट्स में हराकर हमेशा के लिए उसे स्कूल से बाहर करवा देने के सपने देख रहा था, लेकिन लकी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उसने अकरम जैसे एथलीट को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। अब जब सब लोग लकी की तारीफ कर रहे थे तब लकी की नजर स्कूल की बाउंड्री के बाहर थी, जहां से कुछ लोग अंदर झांक रहे थे। लेकिन लकी के देखते ही वो लोग गायब हो गए। लकी वहां मौजूद बाकी लोगों को किसी तरह का शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो भी फिर से उन लोगों से बात करने लगा। चलो चैलेंज पूरा हुआ, अब सारे लोग 1 सेकंड में एक लाइन में नजर आएंगे। एक लाइन, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। गुरमीत और उसकी क्लास के बाकी बच्चे, उन्होंने अभी जो नजारा देखा उसके बाद वो तुरंत लाइन में आकर खड़े हो गए।
लकी उन्हें इस तरह से देखकर मुस्कुराया और बोला, चलो अब सब 1000 जंप लगाएंगे, लकी ने कहा और बच्चों की तरफ देखने लगा। उन बच्चों को लग रहा था कि कल तो लकी उसका मनोरंजन करवा रहा था, लेकिन आज उन्हें उसी मनोरंजन की सजा दे रहा था। राहुल जब ये सजा सुनकर घबराया तो लकी ने कहा, राहुल तुम्हें भी यहाँ कूद लगानी चाहिए, इतने कमजोर हो कि कल नीचे ही गिर गए तुम, इसलिए शुरू हो जाओ। राहुल को लकी की ये बात चुप तो गई, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो वहां से पैर पटक कर निकल गया। पर इधर बच्चों ने कूदना शुरू कर दिया। सभी टीचर्स हैरान थे कि ये क्लास इतनी आसानी से लकी की बात कैसे मान रही थी। जब सब बच्चों की 1000 कूद पूरी हुई तो सभी लंगड़ाते हुए क्लास की तरफ जाने लगे। अकरम की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो तो लकी को हराने के लिए बाहर आया था, लेकिन अब किसी डरे हुए चूहे की तरह बिल में घुस गया था। उसे लग रहा था कि लकी कमाल का टीचर था और वो उससे बहुत कुछ सीख सकता था। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे और उन्हें इस तरह से देखकर बाकी लोगों के होश उड़े हुए थे। उसने क्लास में आते ही लकी के प्रति अपनी वफादारी भी दिखा दी और ये सुनते ही वहां बैठे बच्चों का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमारी सारी प्लानिंग फेल होती जा रही है। लगता है आप डायरेक्ट एक्शन ही लेना पड़ेगा, वरना ये लक्ष्मण तो हमारे सिर पर ही चढ़ जाएगा। आज 1000 जंप लगवाए हैं, हो सकता है कल 2000 पुशअप लगवा दे, गुरमीत ने कहा। बाकी सभी बच्चों को उसकी बात सही लगी। वो लकी को ऐसे कैसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते थे। मुझे तो लगता है कल स्कूल आओ और सीधी उसकी पिटाई करनी शुरू करो, गुरमीत ने कहा। नहीं भाई, मुझे लगता है हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, मेरे पास एक प्लान है, विशाल ने कहा और सब बच्चों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया। उसने कहा, देखो उसकी सैलरी यहाँ पर मुश्किल से 30,000 रुपए होगी। अब उसमें उसका घर का रेंट, पानी, बिजली, खाना, लॉन्ड्री और बाकी सारे खर्चे जोड़ने के बाद उसके हाथ में ज्यादा कुछ बचता होगा नहीं। वैसे भी तुमने कपड़े तो देखे ही है ना उसके। तो हम क्या करते हैं, उसे कैंटीन में बुलाते हैं और उसकी नई ज्वाइनिंग की पार्टी लेते हैं। क्लास में 25 लोग हैं, अगर हर बंदा 250 रुपए का भी खाएगा तो उसके 2-3 महीने बर्बाद हो जाएंगे। विशाल की बात से सब लोग तुरंत एग्री हो गए। अकरम और गीतिका को छोड़कर सारे लोग लकी को परेशान करने के लिए कैंटीन की तरफ रवाना हो गए। इधर लकी भी लंच टाइम में कैंटीन में कुछ खाने आ गया था। जैसे ही वो अपनी टेबल पर बैठने वाला था, इतने में पीछे से आवाज आई, हेलो सर। लकी ने देखा कि वहां उसी की क्लास के कुछ बच्चे खड़े थे। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर खाने लगा। सर क्या आप हमारी हेल्प करोगे? गुरमीत और बाकी कुछ बच्चे लकी के पास आकर खड़े हो गए। लकी अभी उनकी बात सुनने लगा। सर हम सबके पास में पैसे खत्म हो गए, मंथ एंड चल रहा है ना, और घर वालों से पैसे ले भी नहीं सकते, तो क्या आज हम सबको खाना खिला सकते हैं आप? गुरमीत जब ये कह रहा था तो लकी बस उसका चेहरा देख रहा था। वो समझ गया कि गुरमीत झूठ बोल रहा था और बाकी बच्चे जो उसका साथ दे रहे थे वो भी झूठ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ खाना ही तो मांग रहे थे, इसलिए लकी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है, वहां से जो लेना है ले लो और बोल देना पैसे मैं दे दूंगा। सर हमें बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से ना बहुत कम खा रहे हैं, क्या हम कुछ अच्छा खा सकते हैं? हम बहुत ज्यादा नहीं खाने वाले हैं, प्रॉमिस, गुरमीत ने कहा। बाकी बच्चों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। लकी को इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि वो लोग कितने का खाने वाले थे, इसलिए उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन ये देखते ही बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने लकी की तारीफ की और फिर वो सभी वहां से हंसते हुए सीधे रिसेप्शन पर चले गए। लकी ने जब उन्हें जाते देखा तो पाया कि अकरम और गीतिका तो वहां थे ही नहीं। 1 मिनट रुको, लकी ने तुरंत उन्हें आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज सुनकर उनकी हालत खराब हो गई। वो सब फिर से लकी की तरफ पलट गए। तुम सभी लोगों के पास पैसे नहीं है हाँ? लकी ने पूछा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। ये बात लकी को हजम नहीं हो रही थी। अरे बच्चों, तुम तुम्हारे लक्ष्मण सर को जानते नहीं, ये और मैं साथ में पढ़े हैं। जब ये कॉलेज में थे ना तो कैंटीन में बचा हुआ खाना खाते थे, ठेलों पे बर्तन धोकर इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई की है। ऐसे में तुम देखना कि इनके ज्यादा पैसे बर्बाद ना हो जाए। अगर तुम लोग ज्यादा खाना खाना चाहते हो तो चलो मैं खिला देता हूँ। इतने में राहुल वहां आया और लकी का मजाक उड़ाने की मंशा से उसने ये बात कही। लकी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राहुल यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, और तुम्हें पता है जब सर यूनिवर्सिटी में थे तो इसी वजह से सर की गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत गरीब थे भाई, बहुत गरीब। तो तू अमीर था क्या? लकी ने राहुल की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा। राहुल उसका सवाल सुनकर एक बार के लिए लड़खड़ा गया। हाँ हाँ, कम से कम मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे तो थे, राहुल ने कहा। अच्छा तो चल, मैं आज मेरी क्लास के सभी बच्चों को अपनी तरफ से खाना खिलाता हूँ। तू बता कि तू किसे खाना खिलाने वाला, ये बता, लकी ने पूछा। मैं पूरे फर्स्ट फ्लोर को जितने भी क्लासेस है ना उन सब के बच्चों को खाना खिलाने वाला हूँ, राहुल ने थोड़ा जोर से कहा ताकि सभी बच्चों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। राहुल ने अपनी बात कहते ही इधर उधर देखा। उसका अंदाजा था कि सभी क्लास के मिलाकर कुल वहां पे 200 से 250 बच्चों के आसपास खाना खा रहे थे। उसे मालूम था कि उसका ज्यादा पैसा लगने वाला था, लेकिन लकी को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब बोल, बस क्लास को ही खिलाएगा, इतने में ही हो गया? राहुल ने हंसते हुए लकी से पूछा। और क्या बता? अगर तू 3 बार इस क्लास को खाना खिलाएगा ना तो मैं 3 बार पूरे फ्लोर को खाना खिलाऊंगा। अगर तू 10 बार खिलाएगा तो मैं 10 बार खिलाऊंगा। अगर तू 100 बार खिलाएगा तो मैं भी 100 बार खिलाऊंगा, राहुल ने कहा। वो जानता था
कि लकी की एक ही बार खिलाने में हालत खराब होने वाली थी। वो तो बस लकी का चेहरा देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब सुनकर सच में लकी की हालत खराब हो गई थी। वो इतने लोगों को तो खिला नहीं सकता था, वो बस लकी के जवाब का इंतजार कर रहा था। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है बुला ले सबको, अभी यहाँ सबको बुला, खिलाते हैं, लकी ने कहा। उसके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले थे। राहुल उसका जवाब सुनकर पूरी तरीके से संभल भी नहीं पाया था। कितने में गुरमीत और विशाल ने वहां पर हल्ला करना शुरू कर दिया और दोनों के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। वैसे भी उन्हें सिर्फ लड़ाई देखने से मतलब था, कौन हार रहा था कौन जीत रहा था इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल को भी पहले तो लकी का जवाब सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर वो अपना सिर उठाकर सब लोगों की तरफ देखने लगा। लकी को पूरी तरीके से निपटाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। धीरे धीरे सभी फर्स्ट फ्लोर के बच्चे खाना खाने के लिए कैंटीन के ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए। लकी ने राहुल को फिर से उसका किया हुआ वादा याद दिलाया, लेकिन राहुल भूला नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस अपने चरम पर था। ठीक है तो भाई, और यहाँ आओ, बैठ जाओ सब लोग। मैं आप सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि आज से 3 महीने तक मेरी क्लास खाने के लिए जो ऑर्डर करना चाहे कर सकती है, उसका जो भी बिल होगा वो मैं भरूंगा। अरे लकी क्या कर रहे हो, इतना भी भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार अपनी जेब में तो देख लो कि कितना पैसा है, फिर जब बाद में पैसे नहीं दे पाओगे तो मुंह छिपाते फिरोगे, राहुल ने कहा। लकी ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधा रिसेप्शन पर चला गया। मेरा 3 महीने का कितना हुआ, लकी ने पूछा। 3 महीने का आपका नॉर्मल थाली का हो गया सर, वही 2,25,000 रुपए, काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा। राहुल को इतना पैसा सुनकर लकी के ऊपर हंसी आ गई। जब लकी के ऊपर हंसी रहा था वो कि इतने में लकी ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और सीधा काउंटर पर दे मारा। राहुल ने उसका कार्ड देखा तो और ज्यादा हंसने लगा। अच्छा, अब कार्ड देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अगर तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, राहुल ने कहा। उधर उस आदमी ने कार्ड ले लिया और लगा दिया और अगले ही पल उसमें से एक रसीद बाहर आ गई। राहुल को लगा कि मशीन से कोई गलती हो गई। उसने तुरंत उस रसीद को अपने हाथ में लेकर देखा और उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या सच में तुमने 2 लाख रुपए का पेमेंट दिया? राहुल का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसे तो यही याद था कि एक जमाने में लकी के पास सच में खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते, तो फिर वो इतना सारा पैसा कहां से लेकर आ गया था। अब क्या रसीद के अंदर घुसोगे, अपना बिल चुका, लकी ने कहा। राहुल काउंटर पर खड़े आदमी की तरफ देखने लगा। सभी बच्चे इस खेल में उन दोनों के आसपास ही खड़े थे। कैंटीन वाले ने अपने हिसाब से पैसे जोड़ते हुए कहा, सर आपके हुए 22,50,000 रुपए, लेकिन डिस्काउंट काट कर आप मुझे सिर्फ 22 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। राहुल की आंखें तो फटी की फटी रह गई। 22 लाख रुपए, इतना पैसा उसके लिए कोई बच्चों का खेल नहीं था और ना ही वो इस चीज के लिए तैयार था। 1-2 हजार रुपए की तो बात समझ में आती थी, लेकिन ये अचानक से 22 लाख रुपए। हाँ चल देना पैसे, लकी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा। क्या हुआ राहुल सर, आप पे नहीं करने वाले हो क्या? विशाल ने हंसते हुए कहा। लेकिन अब राहुल को लग रहा था कि उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने जब अपना मुंह खोला तो उसे लगा कि लकी अभी भी फटीचर का फटीचर ही था, लेकिन अब बंदूक पलटकर उसके माथे पर टिक गई थी। 22 लाख रुपए लाने के लिए तो उसे अपना मकान तक बेचना पड़ जाता। हट, तुझे क्या लगता है मैं अपने 22 लाख रुपए तुझ जैसे लोगों के ऊपर बर्बाद कर दूंगा? राहुल ने विशाल के ऊपर भड़कते हुए कहा। लकी भी जानता था कि शर्त का अंजाम यही होने वाला था, लेकिन उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। लकी भी उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इतने में विशाल आगे आया, उसे गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही राहुल की तरफ देखते हुए कहा, वाह तेरा दिमाग खराब है क्या, हमें पागल समझता है? अगर नहीं देना था तो इतने सारे बच्चों को ऊपर बुलाकर लाया क्यों? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? विशाल ये नहीं देख रहा था कि राहुल उसका टीचर था। सभी बच्चे राहुल को गुस्से से देख रहे थे, खुद राहुल के पैर भी थर थर कांप रहे थे। वहीं लकी बस एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बच्चे राहुल की हालत खराब कर देंगे? क्या लकी उसे बच्चों से बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समलिनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को सबक सिखाने के लिए बच्चों ने उसे कैंटीन में घेरने का इरादा बना लिया। वो उसका मोटा खर्चा करवाकर उससे अपना बदला पूरा करना चाहते थे। उनके इस प्लान में राहुल भी शामिल हो गया और दोनों के बीच में शर्त लग गई। लकी ने तो शर्त के हिसाब से अपने 2 लाख रुपए चुकता कर दिए, लेकिन इधर राहुल ने जैसे ही सुना कि उसे 22 लाख रुपए देने थे तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। विशाल और बाकी बच्चे भी राहुल को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बच्चों के मुंह से डांट खाकर तो राहुल की हालत और ज्यादा खराब हो गई। बच्चे उसे तरह तरह की बातें सुना रहे थे और राहुल के पास में सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतने में प्रभा वहां पर आई और उसने बच्चों को आड़े हाथ देते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ सबके सब। किसी टीचर से ऐसे बात करते हैं क्या? राहुल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप इधर मेरे साथ आओ, प्रभा ने कहा और राहुल को अपने साथ बचाने के लिए उसे एक तरफ ले जाने लगी। लकी ने जब देखा तो उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने उसे जाने से नहीं रोका। लेकिन इतने में विशाल को गुस्सा आया और उसने एक कुर्सी उठाकर उन दोनों के ऊपर फेंक दी। वो कुर्सी सीधा दोनों के सिर पर जा लगी। प्रभा ने अपना माथा पकड़ा और नीचे बैठ गई। खुद राहुल को भी चोट लगी और वो दर्द के मारे अपने सिर संभालने लगा। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, किसने किया ये? किसने फेंकी ये कुर्सी? वो जोरों से भभक रहा था, लेकिन बच्चे अब उसकी सुनने वाले नहीं थे और ना ही उससे डरने वाले थे। राहुल के मुंह पर अचानक से किसी ने थाली फेंक दी।
पूरी थाली खाने से भरी हुई थी और वो जैसे ही राहुल के चेहरे पे लगी तो सारा गर्म खाना उसके चेहरे पर चिपक गया। इसके बाद तो बाकी बच्चों ने भी रोटी, सब्जी, चावल, प्याज, अंडे और सलाद उन दोनों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से प्रभा और राहुल अपने आप को बचाते हुए वहां से भागे और बाहर आए। शर्म आनी चाहिए, अपने आप को टीचर कहते हो और बच्चों से झूठ बोलते हो। अरे इनसे तो हम अच्छे हैं, जो कहते हैं वो करते तो हैं। उनके जाने पर बच्चों ने पीछे से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह खबर देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल गई कि दोनों के साथ में क्या हुआ था। लक्ष्मण सर, कितना वाहियात आदमी है ये, इसकी वजह से आपको इतने पैसे लग गए, आपको इस बात का बुरा नहीं लग रहा? विशाल ने लकी से पूछा। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात का बुरा लगेगा? हाँ। लकी ने अपनी थाली में से खाना खाते हुए कहा। उसके बाद उसने उन बच्चों को देखा और कहा, तुम आराम से 3 महीने तक यहाँ आओ, लंच करो, लेकिन हाँ, अब से थोड़े पैसे बचाने की तरफ भी ध्यान देना। इसके साथ ही लकी ने अपनी थाली उठाई और हाथ धोने लगा। उसके पीछे 7-8 लड़के लड़कियां भी चल पड़े थे। विशाल उसकी बात सुनकर हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अपने से भी बड़ा आदमी मिल गया था। भाई अब आगे क्या करना है? गुरमीत ने विशाल से घबराते हुए पूछा। पता नहीं यार, मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि हमें अपने आदमियों को बुलाकर इसे सीधा पिटवा देना चाहिए। जैसा तुम्हें ठीक लगो करो, मुझे मतलब नहीं है, विशाल ने कहा। उसके मन में लकी के लिए वो पहले जैसी दुश्मनी तो नहीं रही थी, लेकिन वो लकी को अपना दोस्त भी नहीं कह सकता था। इतने में गुरमीत ने अपना फोन निकाला और अपने आदमियों को फोन करने लगा। जब उधर गुरमीत फोन लगा रहा था तब इधर राहुल का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। वो बुरी तरीके से भभक रहा था। वो जिस तरह से आगे पीछे घूम रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात उसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती थी। वो इस तरह से तो यहाँ नहीं रह सकता था। वो मन ही मन बस लकी को गालियां दिए जा रहा था। सभी आते जाते बच्चे उन दोनों को देख रहे थे और उनके ही बारे में बात कर रहे थे। राहुल का मन तो कर रहा था कि वो एक एक बच्चे को पीटे, लेकिन प्रभा ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगले 2 दिनों तक पूरे स्कूल में सिर्फ राहुल और प्रभा का ही मजाक उड़ाया जा रहा था। राहुल सर, इस लकी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अगर हमने उसका कुछ नहीं किया ना तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए हमें उसे सबक सिखाने के लिए क्लास की कमजोरी को पकड़ना पड़ेगा, जल्द से जल्द, प्रभा ने राहुल से कहा। वो अपने और राहुल के फायदे की बात कर रही थी। लेकिन कैसे होगा ये? राहुल ने पूछा। सर, उसकी क्लास में एक विद्या नाम की लड़की है, वो अनुपम जी की बेटी है। हर दिन गर्ल्स हॉस्टल में जाकर वहाँ की लड़कियों से प्रोटेक्शन फीस के नाम पर पैसे हटती है। पहले हम इस विद्या को पकड़ते हैं और फिर वो जो भी बच्चों के साथ में कर रही है ना, उसका नाम लकी पर लगा देते हैं। वैसे भी उस क्लास में बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए अगर कुछ होता भी है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी क्लास टीचर के ऊपर ही आएगी। ऐसे में हम लकी के हाथ बांध सकते हैं, प्रभा ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी कुटिल मुस्कान साफ नजर आ रही थी। ठीक है, मुझे भी आपकी बात सही लग रही है। पहले तो हम उन बच्चों की तरफ देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। सबसे पहले इस विद्या को पकड़ते हैं, लेकिन इसका उसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये सारा इल्जाम हम लकी के सिर पर लगा देंगे और देखते हैं कि लकी इससे अपने आप को कैसे बचा सकता है, राहुल ने कहा। प्रभा के पास में स्कूल में बहुत पावर थी और इसी पावर का वो इस्तेमाल करना चाहती थी। उन दोनों ने ये तय किया कि ये आज ही रात हो जाने वाला था। इधर जब स्कूल की छुट्टी खत्म होने वाली थी और एक्स्ट्रा क्लास पूरी हो जाने वाली थी तो गुरमीत के फोन पर किसी का फोन आया। वो भागता हुआ विशाल के पास आया और बोला, अभी आपके लड़के आने वाले हैं, इस लक्ष्मण सर की तो बैंड बजा देंगे, देखना। लेकिन वो लोग स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो फिर ये सब कैसे होगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई तुझे मॉनिटर किसने बनाया? मैं बताता हूँ। तू बाहर कुछ करने के लिए जाना और थोड़ी देर वापस मत आना। मैं लक्ष्मण से कहूंगा कि तू अभी तक नहीं आया है और अंधेरा होने वाला है। ऐसे में वो तुझे ढूंढने के लिए बाहर आएगा और तब हम उसके साथ जो भी करना होगा ना वो हम करेंगे। अरे वाह! और उस टाइम पर अगर उसके साथ कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर तो नहीं आएगी, गुरमीत ने उछलते हुए कहा। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो सब लोग किसी ना किसी काम से क्लास के बाहर आ गए थे। तभी इधर लकी का फोन बजा। हेलो हेलो लक्ष्मण सर, ये आपकी क्लास के बच्चे बाहर आए थे और उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया है, आप जल्दी बाहर आइए। वहीदा ने फोन किया। लकी को ये बात तो एक बार के लिए अजीब लगी, लेकिन अगर वहीदा ने फोन किया था तो बात सही भी हो सकती थी। इसलिए वो भागता हुआ नीचे उतरा और सीधा स्कूल के बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि राहुल और गुरमीत के बीच बहस हो रही थी। जैसे ही लकी वहां पहुंचा तो गुरमीत ने लकी से कहा, सर देखो ना, ये राहुल हमारी क्लास की विद्या को आज शाम को गर्ल्स हॉस्टल से पकड़ने का प्लान बना रहा था और उसकी करतूतों का इल्जाम ये हमारे सर पर डालने वाला था। हाँ सर, राहुल जी जाने ही वाले थे कि इतने में मैंने उन्हें बुलाया और बताया कि आपकी गाड़ी का बच्चों ने शीशा तोड़ दिया है। राहुल सर भागते हुए बाहर गए और देखा कि शीशा भी टूटा हुआ है, टायर भी पंचर कर दिया और फिर ये गुरमीत तो गाड़ी पर पेशाब भी करके भाग गया था और फिर ये सब ऐसे ही खड़ा था जैसे इस बात का इंतजार कर रहा हो कि कोई इसे आकर पकड़ ले, गार्ड ने कहा। राहुल ने भी गुरमीत को इसीलिए पकड़ा था कि वो इसी बहाने लकी को सबक सिखा सके। ठीक है राहुल, मुझे मामला समझ में आ गया है, अब तुम जा सकते हो, मैं इससे बात कर लूंगा, लकी ने कहा। राहुल ने गुस्से में लकी को देखा और वहां से निकल गया। उसके लिए गुरमीत की हरकत करना सोने पर सुहागा हो गया, लेकिन वो इस चक्कर में विद्या को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद में लकी ने गुरमीत की तरफ देखा। गुरमीत ने इस डर से अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे लगा कि लकी उसे बहुत भला बुरा कहने वाला था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। अभी थोड़ी ही देर में उसके लड़के वहां आकर उसे पीट देने वाले थे। ठीक है तुम जाओ, लकी ने कहा। ये सुनते ही गुरमीत का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या आप मुझे डांटने नहीं वाले हो? अरे मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लकी ने कहा।
उसके लिए सच में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बहुत से लोगों को मारा था, ऐसे में उसकी नजर में ये मामला तो कुछ भी नहीं था। हाँ लेकिन आप तो टीचर हो ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। आगे से बस एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी आदमी की गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद वहां रुकना मत, भाग जाना। लकी ने हिदायत दी। गुरमीत को ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे थे। ये आदमी कुछ तो अलग ही था, लेकिन अब उसे लकी को किसी तरह से रोककर उसे बाहर तो लाना ही था। लकी वहां से जाने को था ही कितने में गुरमीत ने सीधे बच्चे की तरह पूछा, यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, आप ये नहीं पूछोगे कि मैंने राहुल सर की गाड़ी का शीशा क्यों फोड़ा? हाँ ये अच्छा सवाल है, चलो बताओ क्यों फोड़ा? क्योंकि वो लड़कियों से अच्छे से बात करता है और हम लड़कों से बदतमीजी से बात करता है। जब गुरमीत ये कह रहा था ठीक तभी लकी का फोन बज उठा। सर, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये लोग एक लड़की को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहे हैं। फिर से वहीदा का फोन आया। इसके बाद लकी के फोन पर प्रिंसिपल ने भी फोन किया और उसे ऑफिस बुला लिया। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतना कुछ कैसे हो रहा था। लकी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि इतने में पीछे से गुरमीत ने कहा, सर आप ऐसे नहीं जा सकते। गुरमीत के मुंह से अचानक निकली ये बात लकी को ठीक नहीं लगी। गुरमीत उसे किस हद से रोकने की बात कर रहा था वो लकी को समझ में नहीं आया। मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करूंगा, अभी मुझे जाना है, जरूरी काम है। लकी ने अपनी बात खत्म की और वहां से निकल गया। जैसे ही लकी वहां से निकला इतने में गुरमीत का फोन बजा। हाँ गुरमीत भाई, आ गया हूं मैं। उसकी आवाज सुनकर गुरमीत सीधा बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके सामने काले पठानी सूट में एक लड़का खड़ा था। अंधेरा लगभग हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चश्मा लगाकर खड़ा था और उसके पीछे कोई 10-12 लड़के खड़े थे। कहाँ है वो आदमी जिसके बारे में तुम बता रहे थे? उस आदमी ने पूछा। वो तो चला गया, गुरमीत ने घबराते हुए कहा। चला गया? तो लाओ हमारे पैसे दो, उस आदमी ने कहा। अब पैसे तो नहीं है। जैसे ही गुरमीत ने पैसे ना होने की बात कही इतने में उस आदमी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। गुरमीत स्कूल में तो बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकता था, ये सारे आदमी उसके हैं और उसके लिए काम करते हैं, लेकिन असल में वो भी इन्हें पैसे देकर ही बुलाता था। मुझे कहीं से भी मेरा पैसा ला के दे, उस आदमी ने गुरमीत से कहा। गुरमीत के पास भी कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। अबे साले, हमें भिखारी समझाए क्या? उसने कहा और फिर से गुरमीत के गाल पर एक चढ़ दिया। उधर जब गुरमीत उस आदमी के सामने खड़ा कांप रहा था तब इधर लकी भी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। वहां पर ढेर सारी लड़कियां खड़ी थी, कुछ ने अपना मुंह ढका हुआ था और वो रो रही थी। वो सभी बहुत डरी सी लग रही थी और उनके चेहरे और हाथों पर लाल निशान भी हो रहे थे। लकी ने जब ये सब देखा तो उसकी भौहें तन गई। अब